जैसे मैंने स्टार्ट किया कि सर आई स्कोर 78% इन माय 10th क्लास, सुना इतने कम। हम्म, फिर मैंने बोला सर एक्चुअली आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट एंड दैट्स द मोस्ट आई कुड स्कोर एट दैट टाइम। हाँ हाँ तो फिर कह रहा फिर भी यार 78% तो बहुत कम होते हैं। हाँ हाँ, फिर मैंने कहा सर आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एंड एथलेटिक्स। तो उसने बोला ठीक है आगे बढ़ो। तो ठीक है। फिर मैंने बोला मैम सर आई स्कोर्ड 69% इन माय 12th क्लास। ये हम्म, कह रहा और कम हो गए। हम्म, फिर मैंने कहा सर आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग माय 12th क्लास एज वेल। ओके। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है। तो फिर ही आस्क्ड अबाउट ग्रेजुएशन, मतलब ही डिडंट टेल मी द ग्रेजुएशन, मतलब मैंने खुद ही स्टार्ट कर दिया कि आंसर आई स्कोर 64% इन माय ग्रेजुएशन। तो फिर ओके। उसने बोला भाई तू तो गिरता ही जा रहा है। हम्म, बिल्कुल यही लाइन यूज की थी उन्होंने। ठीक तो है। फिर मैंने बोला सर I was a part of NCC and I was a junior under officer of my college in NCC. So ओके। I had to manage both studies and NCC, so that's why my score is low. हम्म। तो he said one line, भाई एक ही बहाना कितनी बार ही चलाएगा। During the interview he said that. यस मैम। फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर से क्वेश्चन भूल गया CIQ के क्या थे। तो फिर उन्होंने ऐसा डेथ स्टेयर दिया मुझे सर ने ऐसे करके। तो मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, दिस टाइम आई मेक श्योर दैट आई डोंट फॉरगेट इट, प्लीज जस्ट टेल मी वंस मोर। तो फिर उन्होंने मुझे याद दिला दिया। फिर मैंने सारे क्वेश्चंस ऑर्डर में दे दिए। प्रेशर में डालने के लिए काफी टैक्टिक्स आजमाते हैं। एग्जैक्टली। मुझसे क्या पूछा था कि मैंने जैसे मास्टर्स नहीं करी है मैंने अपनी ग्रेजुएशन के बाद, मैं जॉब कर रहा था। ठीक तो है। उसने मुझे बोला कि मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे हो यार, तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे थोड़ी होगा कि तुमने मतलब अपनी जान बचाने के लिए ऐसी ताकि ज्यादा एफर्ट्स लगाने पड़े, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ऐसी जॉब कर रहे हो छोटी मोटी। फिर मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब मैं जॉब करने से क्या होता है कि एक तो मुझे आर्म फोर्सेज में ही जाना है मेन, और जॉब करने से मैं अपने आप मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, मुझे घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना पड़ता कि मुझे अलग से पैसे दे दो ऐसे। ठीक है। तो फिर ये यहाँ तो चलो ठीक है, मैं उसने समझ गया कि मुझे लगा कि मुझसे रीजन पूछ रहा है कि मास्टर्स क्यों नहीं करी। लेकिन जो मुझसे नेक्स्ट बंदा था, मुझसे नेक्स्ट टेस्ट नंबर 23 मेरा 22 था। तो उसे ऐसे बोल रहे कि वो मास्टर्स कर रहा था, वो जॉब नहीं कर रहा था। तो उसे ऐसे बोल रहे कि यार you are doing masters लेकिन you are totally dependent on your parents, you should take a part time job or any other job, like you should not be dependent on your parents for the finances. तो then I got to know कि हाँ वो कुछ नहीं कर रहे थे, मजे ले रहे थे, बस प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर। Exactly. वो यही करते हाँ जी हैं मैम। पता है हिमांशु, अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको अलग तरीके से, कोई जॉब कर रहा है तो उसको अलग तरीके से, एंड चाहे वो मार्क्स हो चाहे वो स्पोर्ट्स एरिया हो, दे विल फाइंड अ लूपहोल। हर किसी के लूपहोल एरियाज होते हैं एंड दे विल ड्रिल। सो बेसिकली वहाँ पे आप कितना काम की सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो वो काफी क्रिटिकल हो जाता है इस पूरी हाँ जी सिचुएशन मैम। में। तो मैम वो जो विकास विवेकीर्ति सर है, उनकी एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू का सर मेन पर्पस प्रेशर का ही है। हाँ। अगर वो चाहता होगा कि आप आंसर दो तो वो बोल देगा, वो पूछेगा कि बेटा तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है। और अगर वो नहीं चाहता होगा कि तुम आंसर दो तो वो पूछ लेगा बेटा बताओ मेरे मामा जी का नाम क्या है। मतलब बना हुआ ऑफिसर सबको पसंद आता है लेकिन बनता हुआ ऑफिसर किसी को पसंद नहीं आता। मतलब पेरेंट्स भी कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि इतने जा रहा है, इतने मेहनत कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, तो बोलने लगते हैं कि छोड़ देना, रहने दे। लेकिन आपको ऐसे टाइम पे अपना रीजन ध्यान करना चाहिए कि why did you choose to become an army officer on the first day. Hello everyone, welcome to Defense Roger and I hope you're doing good. My name is Sheetal Yadav and today we have a very special guest. Today we have Himanshu with us who had scored all India rank 73 in CTS IMA entry. एंड ये इनकी 12 टाइम की जर्नी में इन्होंने हर तरह के फील्ड्स को देखा है. ही हैव सीन कॉन्जिक्यूटिवली 5 टाइम्स स्क्रीन आउट बट ही डिड नॉट गिव अप. देन ही गॉट बैक टू बैक 2 रिकमेंडेशंस, वन फॉर एनसीसी स्पेशल एंट्री एंड अनदर वन फॉर सीरियस आईएमए. एंड इस इंटरव्यू के अंदर हमने हर तरह के एस्पेक्ट को डिस्कस किया है, वेदर इट्स रिटन बिकॉज ही हैड स्कोर्ड आउटस्टैंडिंग इन एफकेट एग्जाम ऑल्सो, इन सीरियस एग्जाम ऑल्सो. सो वी हैव टॉक्ड एवरीथिंग इन डिटेल एंड what kind of challenges he has faced, how he have improved his personality. So we have talked about a lot of factors. So I hope you get to learn something new. So without any further delay, let's get back to the video. Hi Himanshu, welcome to the platform. And let me introduce you to the audience because you know you are somebody who have seen a lot of failures in the life and you have taken a good lessons and got 2 times recommendation and probably अब आप IMA join करने वाले हैं. And मेरे को I don't know what is the reason behind, but people are so much fascinated towards army, IMA, and one of the reason is that therefore we need to discuss this interview in very much detail. But I would really like to start with you know कि आपकी schooling कैसी रही है, what you have done in college, and how NCC have been a very contributing factor. NCC का experience कैसा रहा and कितने attempts आपने दिए. So basically we could have a glimpse of your journey. थैंक यू वेरी मच मैम, आप प्लेटफॉर्म पे इनवाइट करने के लिए आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू. Starting from my schooling, actually I belong to a village in Bagpur, but I have been living in Shadra since my childhood, and I have done my schooling from Shadra only, from Guru Harkishan Public School, and after that I went to college in Shamlal College, Delhi University, from Shadra only. And sir, and ma'am, I took I took part in NCC during my college days, and
After I joined NCC, I got the motivation to join the armed forces, and from that, from after my third year, I started giving SSBs. I appeared in NCC entries, CDS entries, and FCAT entries, and I've given 12 attempts, and I got recommended in my 11th and 12th one, ma'am. राइट, आपने एक तो एनसीसी स्पेशल एंट्री में रिकमेंडेशन लिया है, हाँ एंड जी। सेकंड इफ आई टॉक अबाउट दैट इज रिगार्डिंग सीडीएस आईएमए, and you're being successfully able to clear the written exam of AFCAT CDS, so probably you are going to talk about a lot of things, but आपने जब एनसीसी किया तो what how was your experience, because I have generally heard it that NCC has groomed my personality and it has really shaped my personality in a very good way, तो एक वो लीडरशिप स्किल्स कहीं ना कहीं एनसीसी से डेवलप हो जाते हैं जैसा मैंने सुना है, तो उसका एक्सपोजर कैसा रहा, और सेकेंडली यू हैव गॉन थ्रू बोथ एंट्रीज वेदर इफ आई टॉक अबाउट डायरेक्ट एंट्री और रिटन एंट्री, तो दोनों का एक्सपीरियंस कैसा रहा, बिकॉज मैंने बहुत सारे कैंडिडेट्स को सुना है हिमांशु दैट दे डोंट गो फॉर डायरेक्ट एंट्री, कि यहाँ पे तो होना ही नहीं है डायरेक्ट एंट्री के अंदर, सो हाउ वाज योर एक्सपीरियंस कि किस तरह का स्क्रीनिंग रेशियो है, किस तरह का एक्सपीरियंस है, किस तरह का मेरिट का इशू आता है, तो थोड़ा सा इसके ऊपर हम ग्लिम्स पे हम डिस्कशन करेंगे सो दैट दे हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग। मैम, अगर मैं एनसीसी की बात करूँ तो मैं तो अपने सक्सेस का पूरा क्रेडिट, मतलब मोर देन 80% क्रेडिट मैं एनसीसी को देना चाहूंगा, क्योंकि बिफोर आई जॉइन एनसीसी मेरे पास कोई ऐसे मोटिव नहीं था कि, मतलब ऐसे मुझे कुछ श्योर नहीं था कि मेरे को यही करना है, ऐसे आर्मी में जाना है। तो इससे पहले मैं समझता था कि ठीक है, मेरे फादर दिल्ली पुलिस में है तो मैं भी दिल्ली पुलिस ज्वाइन कर लूंगा, लेकिन जब मैंने एनसीसी ज्वाइन की, वहाँ पे कैंप्स किए मैंने, पैरास्लेडरिंग और आईएमए अटैचमेंट। तो ओके। आईएमए अटैचमेंट कैंप करने के बाद मैम, मुझे ऐसी फील है कि आना तो यहीं पे है वापस। ओके। कैसे आना है वो पता नहीं है, लेकिन आना जरूर है। तो हम्म। मैम वहां से मेरे को लगा कि यस, मेरे को आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए। और उसके बाद से मैंने एनसीसी एंट्री देनी स्टार्ट कर दी थी। जब जैसे ही मेरी ग्रेजुएशन हुई उसके बाद मैंने फर्स्ट अटेम्प्ट एनसीसी एंट्री का ही दिया था अपने एसएसबी का। तो मैम, ये आप जो मिथ की बात ये आप बोल रहे थे कि एनसीसी एंट्री और डायरेक्ट एंट्रीज में, ओ एनसीसी एंट्री जैसे डायरेक्ट एंट्री है और सीडीएस एंट्री रिटर्न एंट्री है, तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैम, मेरे को ऐसा लगता है कि अभी तो फिलहाल 60% लिमिट कर दिया है इन्होंने एनसीसी एंट्री में, मिनिमम परसेंटेज की। लेकिन जो पहले 50% थी, उसमें रिपोर्टिंग काफी ज्यादा होती थी। लाइक राइट। मोर देन 300, मोर देन 400 कैंडिडेट्स यूज्ड टू अपीयर इन ऑन द स्क्रीनिंग डे। तो ओके। उसमें काफी कंपटीशन बढ़ जाता था। लेकिन अब जब से 60% उन्होंने लिमिट की है, तो कंपटीशन भी काफी कम हो गया है। मतलब रिटर्न एंट्री से तो ज्यादा ही है, लेकिन पहले से कम हो गया है। तो अब रिपोर्टिंग 120 से 150 के बीच में होती है। तो मैम, वहां पे एक और क्या होता है कि एनसीसी एंट्री में जिन लोगों को नॉलेज नहीं होती ना एसएसबी के बारे में ज्यादा, वो भी रिपोर्ट कर देते हैं। मतलब एनसीसी एंट्री में कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो सिर्फ मतलब गवर्नमेंट एग्जाम्स में बेनिफिट के लिए एनसीसी ज्वाइन करते हैं कि उनके पास सी सर्टिफिकेट है, तो उन्हें कुछ परसेंटेज मार्क्स मिल जाएंगे, और उन्हें एसएसबी की ज्यादा नॉलेज नहीं होती। लेकिन वो बस ये सोच के फॉर्म भर देते हैं कि चलो भर्ती निकल रही है फौज की, भर देते हैं। बिल्कुल। तो मैम, ऐसे भी बच्चे होते हैं, तो उनके सामने उन्हें इतनी नॉलेज नहीं होती, लेकिन जो सीरियस कैंडिडेट्स होते हैं, बिल्कुल। तो वहां पे वो दोनों आपस में बैठ जाते हैं। तो जो जिन्हें नॉलेज नहीं होती एसएसबी की, वो थोड़ा मेरे ख्याल से कॉम्प्लेक्स ले लेते होंगे उनसे, वो क्योंकि कुछ ऐसे बंदे भी होते हैं जो बहुत आउट परफॉर्म कर जाते हैं एनसीसी एंट्री में, जो रिपीटर्स होते हैं, हाँ हाँ। 11 11 12 12 अटेम्प्ट वाले। हम्म। और मैम, एनसीसी एंट्री में एक ये भी चीज होती है कि हम बिना एग्जाम के जा रहे होते हैं इंटरव्यू देने। तो जो बिल्कुल। इंटरव्यूइंग ऑफिसर होता है वो एक्सपेक्ट करता है कि हमें इतनी नॉलेज हो, मतलब मिलिट्री नॉलेज, जनरल अवेयरनेस हमारी कंट्री के बारे में, कि क्योंकि हम एग्जाम देके तो जा नहीं रहे हैं, तो हमारी नॉलेज एक तरह से चेक नहीं हुई है। तो बिल्कुल। मेरे को ऐसा लगता है कि इंटरव्यू के टाइम पे इंटरव्यूइंग ऑफिसर नॉलेज चेक करने पे ज्यादा फोकस करता है। मतलब नोट, मतलब पूरा फोकस उस पर नहीं करता है, लेकिन हाँ। फोकस जरूर करता है नॉलेज पे। और हम्म। मैम, रिटर्न एंट्री में हमें बेनिफिट मिल जाता है, क्योंकि इंटरव्यूइंग ऑफिसर को ऑलरेडी पता होता है कि बंदा यूपीएससी का एग्जाम निकाल के आ रखा है, तो ये ऐसे ही तो है नहीं, इसको काफी नॉलेज होगी ऑलरेडी। तो हम्म। अगर हम जैसे इंटरव्यू में अगर जीके के आंसर नहीं भी दे पाए रिटर्न एंट्री में, तो हम्म। एक बार को वो चल जाता है, एक्सक्यूज हो जाता है कि भाई एग्जाम निकाल के आया हुआ बंदा, इसको मिलिट्री नॉलेज तो है ही, इसको अपने पीआईक्यू की भी पूरी नॉलेज है। हम्म। तो वो एक एक तरह से एक्सक्यूज कर देते हैं। लेकिन एनसीसी एंट्री में ऐसा नहीं होता मैम। राइट। एनसीसी एंट्री में मेरे को याद है कि जब मेरा थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट था, हम्म। तो एक कैंडिडेट था, उससे इंटरव्यू में पूछा था कि हु इज द होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ओके। उसने बोला राजनाथ सिंह। तो मैम, उसने उसे इंटरव्यूइंग ऑफिसर ने बहुत काफी सुनाया था, मतलब वो अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा था आगे कि तुम लोग ऐसी एनसीसी एंट्री के फॉर्म भर देते हो, बिना एग्जाम के आ रहे हो, तो बिना प्रिपरेशन के आ जाओगे क्या? तो मैम, बिल्कुल। ये काफी एक एक्सपेक्ट होता है कि जो एनसीसी एंट्री के लिए जा रहे हैं उन्हें भी अपनी मतलब जीके की नॉलेज पूरी करके जानी चाहिए, मतलब पढ़ाई उन्हें भी करनी चाहिए। तो राइट। ये डिफरेंस होता है मैम एनसीसी एंट्री और रिटर्न एंट्री में।
राइट। और एक और चीज पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगता है कि लोग जाते क्यों नहीं है डायरेक्ट एंट्री अगर आपको मिल रही है, एंड अगर आप सीरियस कैंडिडेट हैं तो दे फील लाइक कि होना ही नहीं है। पर जैसे आपने कहा 60% में क्राइटेरिया है तो कम लोग स्क्रीनिंग के लिए आ रहे हैं, स्क्रीनिंग रेट ऑब्वियसली फिर वहां पे आपको बेनिफिट मिल जाता है। विल टॉक अबाउट रिटन पार्ट नाउ, बिकॉज हिमांशु आपने एफकेट क्लियर किया है एंड योर स्कोर हैज बीन 240 प्लस, 300 में से इस बहुत बार अच्छा स्कोर है। एज वेल एज इफ आई टॉक अबाउट सीडीएस में भी आपका स्कोर 250 150 प्लस आपका एक अटेम्प्ट में रहा है, इसी के आसपास आपके लगभग अटेम्प्ट रहे हैं आईएमए के लिए इफ आई टॉक अबाउट। सो प्रोबेबली जो रिटन स्कोर है वो काफी अच्छा है टू गेट मेरिट इन प्रोबेबली। सो फर्स्ट वील टॉक अबाउट एफकेट, व्हाट वाज द राइट अप्रोच, बिकॉज इनिशियली मुझे लगता है कि बहुत सारा टाइम हम खराब कर देते हैं, समझ ही नहीं आता है कि इनिशियल प्रिपरेशन शुरू कैसे करें। सो व्हाट वाज योर अप्रोच एंड दैट रियली सेव्ड योर टाइम? मैम स्टार्टिंग का फेज ही काफी डिफिकल्ट होता है, क्योंकि पता नहीं होता कि स्टार्ट कहाँ से करे, क्या करे क्या। राइट। तो मैम स्टार्टिंग में मेरे अकॉर्डिंग हमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए, कि हम्म। मतलब वी शुड नो आवर एग्जाम, कि जो जिस एग्जाम में हम अपियर हो रहे हैं उस हम्म। एग्जाम में पूछा क्या जाता है। तो बिल्कुल। उसके लिए हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस रेफर कर सकते हैं मैम, लाइक पूरा पेपर, जैसे बुक्स आती हैं प्रीवियस ईयर की दिशा पब्लिकेशन की मैम, तो ओके। वहां से पूरे पेपर को देखें, सिलेबस देखें। लाइक एफकैट में 4 सब्जेक्ट्स होते हैं, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जीके। ओके। तो मैम हमें क्वेश्चंस का लेवल देखना चाहिए कि कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं, हम्म। और कौन से मतलब क्या क्या पूछा जा रहा है। और फिर एक, मैं तो कहता हूँ कि एक प्रीवियस ईयर में पूरा अटेम्प्ट करना चाहिए, फिर उससे पता चल जाता है कि हम कितने पानी में है मैम। एग्जैक्टली। कि फॉर एग्जांपल अगर हम ऑलरेडी 150 प्लस स्कोर कर रहे हैं बिना किसी प्रिपरेशन के, तो मैम हमें किसी एक्स्ट्रा कोचिंग की जरूरत नहीं है, और ना कोई वीडियो देखने की जरूरत है। हम सिर्फ प्रैक्टिस से ही और इतना स्कोर इंप्रूव कर सकते हैं। राइट। लेकिन अगर मैम जैसे कोई कैंडिडेट है, वो मतलब स्टडीज में स्टार्टिंग में इतना अच्छा नहीं रहा है, हाँ हाँ। लेकिन अब वो सीरियस हो गया है, लेकिन अब उसे प्रिपेयर करना है, तो मैम उसे बेसिक से स्टार्ट करना पड़ेगा। फॉर बिल्कुल। एग्जांपल मैथ्स में मैम एफकैट में अलजेब्रा की वेटेज ज्यादा रहती है, हम्म। अलजेब्रा ज्यादा आता है और एडवांस मैथ्स कम आता है। तो मैम अलजेब्रा सीखने के लिए यूट्यूब पे काफी वीडियोस मिल जाती है मैम। बिल्कुल बिल्कुल। एक राकेश यादव सर करके हैं, यूट्यूब पे मैथ्स पढ़ाते हैं, हम हम्म। उनकी वीडियोस काफी अच्छी है, मैंने खुद देखी थी, मतलब सीडीएस की प्रिपरेशन करने के लिए। हम्म। तो वो काफी अच्छी वीडियोस थी, और सब फ्री कंटेंट है यूट्यूब के ऊपर, तो हमें राइट। पे भी नहीं करना। और हम्म। मैम रीजनिंग इतनी हार्ड नहीं होती है एफकैट की, रीजनिंग सिर्फ प्रैक्टिस से हो सकती है, सिर्फ प्रीवियस ईयर सॉल्व कर लेंगे तो भी एफकैट की रीजनिंग हो जाएगी। बिल्कुल। और मैम इंग्लिश भी उसी पे डिपेंड करता है कि किसी की पहले से अच्छी है या बेकार है, हम्म। मतलब नॉट बेकार की, एवरेज लेवल है फिर काफी अच्छा लेवल है। हम्म। तो मैम जिसका एवरेज है वो अपना इम्प्रूव करके, या तो कहीं से गाइडेंस ले ले, वो भी यूट्यूब पे मिल जाती है मैम। यूट्यूब पे काफी चैनल्स है, एक इंग्लिश विद रानी मैम करके है, ओके। वो इंग्लिश की काफी अच्छी वीडियोस बनाती है, वहां से हम इंग्लिश सीख सकते हैं मैम। और अगर कोई अच्छा है तो हम वो सिर्फ प्रैक्टिस से ही हो जाएगा उसके, अगर उसे अपने मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो। और बिल्कुल। मैम जीके जीके में भी एक सीडीएस जर्नी करके चैनल है मैम, हम्म। अनुराग त्रिपाठी सर का। राइट। तो मैंने वहां से ही पढ़ी थी पूरी जीके, तो जीके जितनी वो करा देते हैं मोर देन एनफ है। हम्म। और मैम अब बात आ गई कि इतने इतना करके हम 200 तक स्कोर कर सकते हैं। बिल्कुल। 200 प्लस स्कोर करने के लिए मैम एक चीज होती है, रिस्क लेना पड़ता है। हाँ हाँ। कि किसी को नहीं पता कि वो जितने क्वेश्चन कर रहा है सारे के सारे सही कर रहा है गलत कर रहा है। हम्म। तो मैम हमें क्या करना होता है कि रिस्क लेना होता है, हम्म। कि फॉर एग्जाम्पल कोई क्वेश्चन आ गया, उसमें हमें आंसर नहीं पता, हम्म। लेकिन हम दो ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हैं कि हम्म। ये दोनों तो हो ही नहीं सकते आंसर। राइट। तो ऐसे क्वेश्चंस में मैम थोड़ा अक्कड़ बक्कड़ लगानी पड़ती है, थोड़ा रिस्क लेके। तो ओके। मैम मैंने जितनी बार भी एफकैट का एग्जाम दिया, हर बार मैंने 90 प्लस अटेम्प्ट किए हैं। राइट। तो और इस बार तो खैर मेरा स्कोर 232 के अराउंड था, इससे पहले वाले एफकैट में मेरा स्कोर था मैम 243। हम्म। और उसमें मैम मेरा मतलब कहेंगे कि, कह सकते हैं तुक्का लग गया है, फिर पता नहीं क्या कहेंगे। पर मैंने 96 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे, और मतलब काफी सारे सही रहे होंगे जब भी मेरे इतना स्कोर सही आया। बिल्कुल। और मैम कमिंग टू सीडीएस, सीडीएस थोड़ा टफ होता है एफकैट से, मतलब पैटर्न नॉट थोड़ा टफ की, अलग है। मतलब थोड़ा एक्चुअली हाँ एफकेट जी के अंदर टाइम डिफरेंट है। भी बहुत मिल जाता है, एफकेट के एग्जाम में इतना टाइम है कि सीजल हाँ वाला जी वो तो मैम। 2 बार पेपर दे दे, बिकॉज सीजल वालों को तो बहुत हाँ कम जी टाइम। मैम। और कहीं ना कहीं मेरे मैम को सी लगता है पीवाई क्यूज अगर हम लेके बैठे हैं तो बहुत स्पेसिफिक है। 3 क्वेश्चन ज्योग्राफी के राउंड आने हैं, एक तो कैपिटल पूछते पूछते हैं, किसी भी हाँ कंट्री का जी। पूछते हैं, बहुत स्पेसिफिक एरिया है। तो जब आप 3 पेपर को एनालाइज करोगे तो बहुत आराम से आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि इन एरिया के राउंड तो क्वेश्चन पूछ रहा है, तो उसको आप ज्यादा फोकस करो इंस्टेड ऑफ गोइंग थ्रू ऑल दी सिलेबस इफ यू आर फोकसिंग ऑन एफकेट पर्टिकुलरली, तो दैट कुड बी अ सजेशन या। और मैम एफकैट में पहले तो बिल्कुल डायरेक्ट सवाल ही पूछ लेते थे कि ये इस कैपिटल ही बता दो, कंट्री की हाँ। करेंसी बता दो, लेकिन अब मैम थोड़ा लेवल बढ़ा रहे हैं एफकैट का भी। ठीक अब है। वो एसएसएन और रीजन वाले क्वेश्चन पूछते हैं एफकैट में, कि एसएसएन इज टू रीजन इज इनडायरेक्ट, वो वाले तो उसमें थोड़ा
ट्रिकी हो जाता है वो। लेकिन आप ये बिल्कुल सही कह रहे हो कि सीजीएल वाला 2 बार कर देगा, हाँ। क्योंकि सीजीएल में 100 क्वेश्चन मिलते हैं, 1 घंटे में 100 क्वेश्चन करने होते हैं। और हम्म। एफकैट में उन्हीं 100 क्वेश्चन के, वो भी उनसे आसान क्वेश्चन के 2 घंटे मिल जाते हैं। राइट। तो मैम एफकैट इतना मुश्किल एग्जाम नहीं है, आसानी से क्लियर हो सकता है बड़े आराम से 2-3 महीने की मेहनत से मैम। बिल्कुल। और मैम अब सीडीएस पे आऊँ तो सीडीएस में मतलब थोड़ा डिफरेंट है एफकैट से। लाइक सीडी एफकैट में सिर्फ 1-2 घंटे का पेपर होता है, सीडीएस हम्म। में 2-2 घंटे के 3 पेपर होते हैं। हम्म। तो उसमें मैम सबसे मेन चीज तो मेंटल स्टेमिना भी चेक हो रहा होता है, क्योंकि बिल्कुल। 2 घंटे इंग्लिश करके फिर 2 घंटे जीके करके, फिर जब आधा दिमाग तो काम करना बंद कर देता है मैम जब 3 बजे मैथ्स का पेपर देने जाते हैं। आई कैन और मैम एक्सपेक्ट। हाँ जी, प्रिपरेशन और मैम इंग्लिश की प्रिपरेशन के लिए मतलब एफ कैट के सेम लेवल की सीडीएस की इंग्लिश आती है, लेकिन बस थोड़ा मतलब पेपर बिल्कुल ही सेपरेट रहता है इंग्लिश का। हाँ हाँ। तो मैम इंग्लिश में भी वही है बिल्कुल, कि अगर कोई एवरेज है तो वो प्रीवियस ईयर सॉल्व करे, और अगर कोई अच्छा है तो वो भी मतलब प्रीवियस ईयर मेरे मेरे हिसाब से कि इंग्लिश की है। अगर राइट। किसी को कंसेप्ट नहीं आते इंग्लिश के, हम्म। तो मैम उसे सीखने चाहिए कहीं से गाइडेंस लेके, कि जैसे मैंने बताया यूट्यूब पे काफी चैनल्स हैं, हम्म। मैंने सारी यूट्यूब से ही सीखी है। और अनुराग सर भी एक आध इंग्लिश की वीडियो डाल ही देते हैं हर बार एग्जाम से पहले, तो ओके। वो भी काफी हेल्प कर देती है मैम। लेकिन मैम इस बार अगर इस बार का सीडीएस का एग्जाम देखे तो काफी मतलब हार्ड आ रखा था। लेकिन मैम ये होता है कि हार्ड एग्जाम आने से बच्चे डर जाते हैं कि हार्ड एग्जाम आता है यार, क्लियर नहीं कर पाएंगे। लेकिन मैम बात ये है कि वैकेंसीज तो उतनी ही रहेंगी, कि राइट राइट। अगर एग्जाम हार्ड आया तो मैम कट ऑफ कम चली जाएगी, कि बच्चे तो अल्टीमेटली उतने ही क्लियर करेंगे ना जितने पहले कर रहे थे बिल्कुल। वैकेंसीज के अकॉर्डिंग। अगर हम्म। पेपर हार्ड आ गया तो कट ऑफ कम चली जाएगी, तो उससे डरने की बात नहीं होती मैम। बच्चे जैसे डर जाते थे इस बार सीडीएस का एग्जाम हार्ड आ गया तो अगली बार ऐसे रहेंगे कि यार पिछली बार की जैसा पेपर आ गया तो क्या होगा। बिल्कुल। और मैम जीके के लिए भी मैंने अनुराग त्रिपाठी सर को ही फॉलो किया था। उन्होंने अपने टेलीग्राम चैनल पे फ्री में नोट्स डाल रखे हैं कि सारे सब्जेक्ट्स की जो जो वो पढ़ाते हैं। तो मैम हम्म। उन्हीं नोट्स को बार बार रिवाइज करता रहता हूँ 3-4 बार मैंने वही नोट्स रिवाइज कर लिए थे एग्जाम से पहले। ठीक है। तो मैम मैं बड़े आराम से 40-45 प्लस स्कोर कर लेता था। और मैम करंट हम्म। अफेयर्स के लिए मैंने अनुराग त्रिपाठी और इनसाइट एसएसबी वाली मैम को दोनों को फॉलो किया था। ठीक है। एक एक वीडियो 2-2 3-3 बार देख ली थी मैम। हम्म। अनुराग त्रिपाठी सर ये बात बोलते हैं कि रिसोर्सेज मिनिमम रखो, लेकिन मल्टीपल रिविजन। रिवीजन मल्टीपल करो। राइट। क्योंकि अगर हम ज्यादा डेटा कलेक्ट कर लेंगे तो वो मेमोराइज करने में उतनी प्रॉब्लम आएगी। राइट। लेकिन अगर डेटा कम रखेंगे तो मैम वो उसे उन एटलीस्ट उस चीज में से हमारा कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, अगर हम डेटा कम रखेंगे और रिवाइज ज्यादा करेंगे तो। राइट। एंड और एक मैम मैं चीज मैं बोलूंगी, अनुराग त्रिपाठी के बारे में इतना सुन चुकी हूँ मैं, इतना सुन चुकी हूँ। सो मिनिमम रिसोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन, ये वाली लाइनें बहुत फेमिलियर हो गई हूँ, बिकॉज एवरी सेकंड पर्सन गो थ्रू हिज कंटेंट। सो वेरी शाउट आउट टू हिज वर्क, बिकॉज वो बहुत मेहनत करते हैं। एंड आई रियली विश कि हम साथ में फ्यूचर में कोई वीडियो करें। सो दैट इज ऑल आई हैव टू से, बिकॉज एवरी सेकंड वीडियो वी डू, आपने जैसे नाम लिया, पिछली वीडियोस में भी, अभी रिसेंटली आई रिकॉर्डेड, ही इज ऑल्सो टेकिंग हिज नेम, सो समवेयर द अदर आई एम बीइंग सो नोन टू हिज नेम, और उसका काम इतना अच्छा है। तो डेफिनेटली डेफिनेटली यू शुड चेक इट आउट, बिकॉज यूट्यूब हो चाहे वो टेलीग्राम हो, दोनों पे अच्छे नोट्स दे रहे हैं वो। इसमें और एक बात यह है कि वो सेम जनरेशन से ही हो जाते हैं हमारी वाली जनरेशन से, तो जो ऑडियंस होती है, स्टूडेंट्स होते हैं, वो ज्यादा कनेक्ट कर पाते हैं उनसे। राइट तो एक राइट। ये भी रीजन है कि लोग ज्यादा पढ़ना पसंद करते हैं उनसे, कि हम्म। एक तो वो हमारे मतलब हमारे जनरेशन के तरह से पढ़ा देते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब एजेड बंदा पढ़ाएगा तो हम्म। उससे अच्छे मतलब वो समझा अच्छा देगा और पढ़ा भी अच्छा देगा, लेकिन बच्चे उससे इतना कनेक्ट नहीं कर पाएंगे। बिल्कुल। लेकिन अनुराग त्रिपाठी सर का वो वाला फैक्टर हट जाता है कि सेम एज ग्रुप हो गया, हम्म। और उन्होंने भी सेम स्ट्रगल देखा है जो हम करते हैं कैंडिडेट सारे ऐसे, मतलब उन्होंने भी एसएसबी दिया, मैं मिला था एक एसएसबी में, मतलब स्क्रीनिंग के टाइम पे दिखे थे मुझे ओके। ऐसे, मतलब इन पर्सन बात नहीं हुई लेकिन मैंने देखा था दूर से, तो ऐसे तो मतलब बच्चे भी समझते हैं कि ऐसे सेम जनरेशन के हैं, सेम स्ट्रगल से, तो कनेक्ट कर पाते हैं। बिल्कुल। और मैम कमिंग टू मैथ्स की, इंग्लिश हो गया, जीके हो गया, और मैथ्स में भी मैम मैं बिल्कुल इंग्लिश वाली स्ट्रेटजी यूज करता हूँ। हम्म। तो मैथ्स में भी प्रीवियस ईयर ही सॉल्व करके सारा हो जाता है अगर आपका बेसिक्स ठीक है तो। हम्म। मतलब मैथ्स में क्या है कि सीडीएस की मैथ्स में मैम एडवांस मैथ ज्यादा पूछते हैं। हम्म। 2-3 टॉपिक्स होते हैं, 2-3, तो उनमें से ही मेरे ख्याल से 30-40 क्वेश्चन आ जाते हैं बड़े आराम से। हम्म। एक एलजेब्रा हो गया, एक ट्रिग्नोमेट्री, और एक मेंसुरेशन। और अगर ठीक। आपकी ज्योमेट्री अच्छी है तो ज्योमेट्री को भी मिला के तो बड़े आराम से 50-60 क्वेश्चन हो ही जाएंगे इन हम्म। 4 टॉपिक्स के मैम। ठीक है। तो अगर मैम आपका बेसिक्स ठीक है तो आप सीधा प्रैक्टिस पे जा सकते हो, लेकिन वही अगर बेसिक्स ठीक नहीं है तो आपको कहीं से गाइडेंस लेनी पड़ेगी मैथ्स की। बिल्कुल। तो मैथ्स की गाइडेंस के लिए मैंने वो राकेश यादव सर से की वीडियोस देखी थी यूट्यूब पे। ठीक है। तो मतलब वैसे मेरा मैथ्स ठीक था, लाइक मेरे पास ग्रेजुएशन में मैथ्स था और 12th क्लास में मैथ्स था, हम्म। तो मैं सारे टॉपिक्स कर लेता था। बस 1-2 टॉपिक में मेरे को दिक्कत आती थी, उसके लिए मैंने वीडियोस देख लिए थे।
और फिर उसके बाद सिर्फ प्रैक्टिस 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 की थी मैंने मैथ्स के लिए। और हम्म हम उससे ही हो गया था बड़े आराम से, कि क्योंकि अगर सीडीएस का एग्जाम हमें निकालना है, हम्म। तो अगर हमें आई में क्लियर करना है तो हम 150 का टारगेट रख सकते हैं। बिल्कुल 150 में बड़े आराम से क्लियर हो जाएगा मैम। बिल्कुल। तो 150 के लिए मैम, अगर हम इंग्लिश में 70 के अराउंड स्कोर कर लें, राइट। और मैम जीके में 40 के अराउंड स्कोर हो जाए, लाइक इस बार तो थोड़ा पैटर्न चेंज हो गया, मतलब साइंस कम कर दी थी इन्होंने और हिस्ट्री ज्यादा कर दी थी मैम। तो हम्म। मैं क्या करता था कि मैं हिस्ट्री छोड़ के ही जाता था, कि हिस्ट्री के अटेम्प्ट ही नहीं करूंगा, बस जो आ गया तो वो कर दूंगा, नहीं तो अलग से हिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा। ठीक क्योंकि है। मैं भी उसी पे फोकस करता था कि अच्छा, मेरी मेरे मैं साइंस बैकग्राउंड को, तो मैं साइंस को अपनी ज्यादा इंप्रूव कर लेता हूँ, रादर देन हिस्ट्री में स्टार्टिंग से पढूं। बिल्कुल। तो मैम साइंस में मेरा एक क्वेश्चन ना छूटे, पॉलिटी में मेरा कोई क्वेश्चन ना छूटे, ज्योग्राफी में, तो वो मेरे को ज्यादा फायदा कर जाता था कि हिस्ट्री शुरू से उठाने का, क्योंकि हिस्ट्री एक तो बहुत वास्ट है मैम, राइट। और कंप्लीट नहीं हो पाती इतना तो। लेकिन अब मैम, अब सिचुएशन अलग हो गई है, अब हिस्ट्री के काफी क्वेश्चंस पूछने लगते हैं, तो अब हिस्ट्री भी बच्चों को पढ़नी पड़ेगी थोड़ी। ओके। हाँ जी मैम। ठीक तो है। अगर आप 70 मार्क्स इंग्लिश में ले आते हो और 40 मार्क्स जीके में आ जाते हैं, और हम्म मैम अगर जो मैंने चार टॉपिक बताए, ट्रिग्नोमेट्री, मेंसुरेशन, हम्म अलजेब्रा एंड ज्योमेट्री, हम्म। इनसे बड़े आराम से 50 क्वेश्चन मैथ से बन जाएंगे, और अगर ये चार टॉपिक कर लिए तो फिर बड़े आराम से सीडीएस क्लियर हो जाएगा मैम। बिल्कुल, यहाँ पे मैं दो तीन चीज ऐड करूंगे। स्पेशली जो ओटीए के लिए जा रहे हैं, तो जीएस इज नॉट गोइंग टू हेल्प यू इन मेरिट, इन इंग्लिश इज गोइंग टू। सो हाँ जी मैम। समवे द अदर, इंग्लिश का स्कोर इतना ज्यादा आप रखें, इतना आप मॉक प्रैक्टिस करें, इतनी बार आप प्रीवियस ईयर्स को गो थ्रू करें कि आपको अच्छा स्कोर जाए, एटलीस्ट 80 के आसपास आप स्कोर करें। बिकॉज ओटीए लड़कियों के लिए स्पेशली कट ऑफ बहुत हाई जाती है। एंड इफ आई टॉक अबाउट इंग्लिश, इंग्लिश के अंदर तो इस तरह से, पर जीएस की अगर मैं बात करूँ, तो बहुत छोटी छोटी माइन्यूट से चेंजेस वो करते हैं, जैसे नॉट लगा दिया, ओनली लगा दिया। तो ये वाली चीजें सबसे ज्यादा एरर मुझसे हुआ करती थी उस टाइम पे, जब इनिशियली मैंने देना शुरू किया। तो इनकी इस तरह के क्वेश्चंस को गो थ्रू करो कि क्या, हाँ, आपकी स्टेटमेंट क्या क्वेश्चन में पूछी गई। कई बार बहुत सिंपल क्वेश्चन में वो नॉट लगा देते हैं, एंड आप पूरा प्रॉपर पढ़ते भी नहीं है, एंड जस्ट यू गो थ्रू एंड टिक इट। एंड सिंस इट्स एन ऑफलाइन एग्जाम, तो ओएमआर शीट के लिए भी आप प्रैक्टिस करें उस पे, कि काफी लोग नहीं मैनेज कर पाते टाइम, तो वो भी एक रीजन है। मैथ्स का तो आपने बता ही दिया है, तो आई नॉट इंटरप्ट इन दैट मच। बट या, ज्योग्राफी इज समथिंग यू शुड गो थ्रू मैप्स। मैप्स के थ्रू एक विजुअलाइजेशन डेवलप होता है, और आप बहुत आराम से ज्योग्राफी को कर सकते हैं। पॉलिटी और ज्योग्राफी कैन गिव यू गुड अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस जहां से आप स्कोर करो। एंड उसके अलावा भी मिसाइल्स के अराउंड एक क्वेश्चन मैंने जनरली पहले, आई डोंट नो अब चेंज हो गया हो, बट पहले मिसाइल्स के अराउंड या कुछ ना कुछ स्पेसिफिक एरियाज के अराउंड तो क्वेश्चन वो पूछता ही था। बट अभी तो आपने जैसे कह दिया कि पैटर्न ही चेंज हो गया है, मॉडर्न हिस्ट्री और इस तरह की हिस्ट्री के अंदर ज्यादा क्वेश्चंस पूछने लगे हैं। तो डेफिनेटली अब पैटर्न के हिसाब से प्रिपरेशन करनी चाहिए। एक और चीज, हिमांशु, इफ आई टॉक अबाउट आफ्टर एसएसबी, इफ वी टॉक अबाउट योर एसएसबी जर्नी, तो एसएसबी के राउंड आपने कैसे प्रिपेयर किया? एंड क्योंकि आपने इतने अटेम्प्ट दिए हैं, तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपने इम्प्रूव किया है, तो प्रिपरेशन फेज कैसा रहा एसएसबी के लिए? मैम मेरा क्या था कि लाइक मैं थोड़े हम्बल बैकग्राउंड से ही आता हूँ, गांव से बिलोंग करता हूँ, मेरे फैमिली में भी ऐसा ही है, मतलब कोई ऐसे है नहीं है, ऐसे ना आर्मी में है, मैं बिल्कुल सिविल बैकग्राउंड से हूँ, जैसे मेरे पापा दिल्ली पुलिस में है। तो मुझे कुछ खास नॉलेज नहीं थी मैम इसके बारे में कि एसएसबी क्या होता है। हम्म इनफैक्ट जब मैं थर्ड ईयर में भी आ गया था एनसीसी के, तो भी मुझे एसएसबी के बारे में कुछ खास नहीं पता था, बस ऐसे पता था कि 5 दिन का इंटरव्यू होता है, ऐसे ऐसे टेस्ट होते हैं, जीटीओ साइकोलॉजी इंटरव्यू, लेकिन पता नहीं था कैसे प्रिपेयर करना है। ठीक है। तो मैम थर्ड ईयर जब कंप्लीट हो गया, फिर पहला एसएसबी देने चला गया। पहला एसएसबी मैम बस ऐसे ही ऑनलाइन यूट्यूब वीडियोस देख के कि ऐसे ऐसे परफॉर्म करना होता है, ये नरेशन कॉन्फिडेंट रखो, आया ठीक से करके जाओ, ठीक इतना है। मैम कुछ खास नॉलेज नहीं थी, तो इतना अच्छे से परफॉर्म कर नहीं पाया था मैं स्टार्टिंग के अटेम्प्ट्स में। हम्म। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट ऐसे ही निकले, स्टार्टिंग में दो स्क्रीन आउट हुआ, फिर कॉन्फ्रेंस आउट हुआ। ठीक मैम है। उसके बाद से फिर ऐसे सोचा कि ऐसे तो कुछ नहीं होने वाला, अटेम्प्ट देते रहूंगा, अटेम्प्ट बढ़ते रहेंगे, कुछ होने नहीं वाला है। बिल्कुल। तो मैम उसके बाद मैंने गाइडेंस ले ली एक जगह से, कोचिंग ली थी मैंने। तो मैम उसके बाद फिर वहां से मुझे थोड़ा पता चला एसएसबी के बारे में, कि ऐसे होता है, ऐसे टैकल करना होता है चीजों को। और मैं सिर्फ गाइडेंस नहीं, मेरे दोस्त भी हैं कुछ अभी एकेडमी में, और कुछ ऑफिसर्स भी हैं, तो उनसे ऐसे हर एक टेस्ट के बारे में पूछा, मैंने नोट्स बनाए कि हम्म अ, आयो इंटरव्यू को कैसे टैकल करना है, साइकोलॉजी टेस्ट में कैसे अटेम्प्ट करने हैं क्वेश्चंस। और हम्म। मैम जीटीओ के 9 टेस्ट होते हैं, 9 के 9 टेस्ट में कैसे कैसे एक एक डिटेल मैंने उसके हम्म। बारे में रिसर्च करी थी, एसएसबी के बारे में। ओके। तो मैम उसके बाद फिर मुझे थोड़ा पता चला उसके बाद। और मैम ये भी था कि मेरे कम्युनिकेशन स्किल्स भी कुछ खास नहीं थे, मतलब इंग्लिश, मैं थोड़ा बैक बेंचर टाइप का था। तो ओके। ना मैंने कभी ऐसे डिबेट्स में पार्टिसिपेट किया, ना कभी ऐसे स्पीकिंग कंपटीशन, ना कभी स्टेज पे खड़ा होकर बोला था, तो मैम ना कॉन्फिडेंस था इस चीज का। तो हम्म। हम ये चीज भी धीरे धीरे डेवलप करी थी, बिल्कुल। कि जैसे
इंग्लिश न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट कर दिया, इंग्लिश मूवीज देख ली थोड़ी, हम्म, और मैम बुक रीडिंग भी स्टार्ट की थी इंग्लिश इंप्रूव करने के लिए। ठीक है। तो मैम ऐसे धीरे धीरे जाके फिर थोड़ी इंग्लिश इंप्रूव की, फिर इंटरव्यू में जाके पता चला कि मतलब मैंने तो सारा गलतियों से ही सीखा है। लोग बोलते हैं कि दूसरों की गलतियों से सीख लो, लेकिन मैंने कुछ ज्यादा टाइम लगा दिया सीखने में। तो धीरे धीरे करके मेरे को 10 अटेम्प्ट लगे, फिर 11वें में जाके मैं रिकमेंड हो गया था मैम। हम्म, और पर हम ये चीज थी कि कम्युनिकेशन जब खराब होता है तो दो चीज का होता है, मतलब एक होता है बोलना आता है लेकिन बंदा एक्सप्रेस नहीं कर पाता, राइट। और एक होता है कि एक्सप्रेस कर लेता है लेकिन इतने कम्युनिकेशन स्किल्स इतने अच्छे नहीं होते इंग्लिश के। राइट। तो मैम उन दोनों पे ही काम करना पड़ता है, क्योंकि अगर समझ लो आपके अंदर सारी ऑफिसर लाइक क्वालिटीज है, हम्म, लेकिन आप उन्हें एक्सप्रेस नहीं कर सकते, दिखा नहीं सकते इंटरव्यू ऑफिसर को या फिर अपने एसएसबी में, तो फिर उसका कुछ फायदा नहीं है मैम। तो बिल्कुल। एक्सप्रेसिव होना बहुत जरूरी है मैम इंटरव्यू में। हम्म। एक और चीज ना कि एक तो एनसीसी स्पेशल एंट्री की साल में 2 एंट्रीज हो जाती है, फिर आपने रिटर्न भी निकाला, तो इतना टाइम मिला नहीं होगा कि टू एनालाइज एंड टू वर्क अपॉन योरसेल्फ, बिकॉज बैक टू बैक फिर एक एसएसबी की डेटा जाती होगी। तो उस टाइम के अंदर भी हाउ डिड यू मैनेज, बिकॉज अल्टीमेटली देयर वाज अ टाइम, आपने मुझे बताया था कि यू वर गेटिंग बैक टू बैक स्क्रीन आउट consecutively 5 times. So what do you feel, what is the reason why do people get screened out? Because that is one of the most hardest, very bad feeling. I don't know how does it feel like, but अपना आप सामान लेके जाते हैं और फिर you don't get to assess there. So why do people exactly get screened out? मैम मेरे फोर्थ अटेम्प्ट के बाद मैं लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ था। फोर्थ अटेम्प्ट मेरा कॉन्फ्रेंस था, उसके बाद लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ। तो हम्म, मैम मेरे को लगता है कि स्क्रीन आउट का मेन रीजन ये होता है कि मतलब स्क्रीनिंग का टेस्ट जो है वो ये चेक करने के लिए है कि वेदर दिस पर्सन इज वर्दी टू बिकम एन ऑफिसर और नॉट। राइट। तो मैम होता क्या है कि 3 असेसर्स 20 बंदों को एक साथ देख रहे होते हैं जीडी के टाइम पे। राइट। तो ऐसा हम क्या करें कि हम पे नजर पड़ जाए, मतलब कई बार ऐसा भी होता है कि बंदा परफॉर्म कर रहा होता है लेकिन उस पर नजर नहीं पड़ती। तो हम्म, मैम ऐसा भी, यहाँ भी लक मैटर कर जाता है थोड़ा बहुत, लेकिन मैम खुद को ऐसा प्रेजेंटेबल बनाना चाहिए कि असेसर्स आपकी तरफ देखें कि आप बिल्कुल। कैसे पॉइंट्स हो। और हम अगर स्क्रीनिंग की मतलब स्टार्टिंग से बात करो तो सबसे पहले तो ओआईआर का टेस्ट होता है। हम्म, लोग कई बार नेग्लेक्ट कर देते हैं ओआईआर को, ऐसे सोचते हैं कि चेक नहीं होगा, छोड़ मतलब कैसे भी कर देंगे, ठीक हो जाएगा बस। राइट। तो मैम ये काफी गलत सोच है। ओआईआर पे फोकस करना चाहिए, लाइक प्रॉपर टाइम देना चाहिए ओआईआर को। हम्म, मतलब दिन में 15 मिनट 20 मिनट हमें अपने रीजनिंग स्किल शार्पन करने में देना चाहिए। अगर किसी का समझ लो 2 महीने बाद एसएसबी आ रहा है तो अभी से ओआईआर की प्रैक्टिस स्टार्ट कर दे कि मतलब दिन में 15-20 मिनट तो कर ही ले रीजनिंग। मैम हम्म, उससे क्या होगा कि एक तो रीजनिंग के स्किल शार्प होंगे, और मैम हम्म, यही चीज इंटरव्यू में भी हेल्प कर जाती है कि इंटरव्यू ऑफिसर कई बार नॉर्मल कैलकुलेशंस के क्वेश्चन पूछ लेता है हाँ, स्पीड डिस्टेंस टाइम के, तो मैम वहां भी हेल्प कर जाता है ये। हम्म, तो फिर उसके बाद मैम पीपीडीटी आती है। हम्म, पीपीडीटी में मैम क्या होता है कि पीपीडीटी के टाइम पे हमें कैरेक्टर्स मार्क भी करने होते हैं, एक्शन लिखना होता है, फिर स्टोरी लिखनी होती है मैम। हम्म, तो क्या है कि पीपीडीटी में लोग क्या करते हैं कि थोड़ी फैंसी स्टोरी बना देते हैं कि मतलब तगड़ा हम्म, प्रोफेशन ले लिया हमने, इस प्रोफेशन पे स्टोरी बना रहे हैं हम्म, कि, और ये भी एक्शंस ऐड कर दिए वो भी कर दिए, और मैम होता क्या है कि इतने सारे एक्शंस ऐड करने के चक्कर में ना स्टोरी भूल जाते हैं आधे बच्चे तो, कि बीच में ऐड इतना सब कुछ कर दिया कि दिमाग में रहेगा ही नहीं। बिल्कुल। और तो मैम मैं ये मानता हूँ कि पीपीडीटी के टाइम पे हमें बिल्कुल सिंपल स्टोरी बनानी चाहिए, हम्म, जैसे कि हमारी नॉर्मल डेली लाइफ से, या फिर हमने कोई इवेंट कभी ऑर्गेनाइज कराया हो, या बिल्कुल। फिर हम कभी दोस्तों के साथ घूमने गए हो, या फिर कोई पार्टी की हो हमने साथ में। तो हम्म, मैं तो पीपीडीटी में सारी स्टोरीज ऐसी ही बनाता हूँ हम्म, कि एक तो आसान रहती हैं और ऊपर से रिवाइज करने में भी कुछ ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल कि हमने स्टोरी लिख ली, स्टोरी लिखने में जैसे ही उन्होंने हमसे पेपर लिया पीपीडीटी वाला, राइट। मैम कुछ बच्चे क्या करते हैं कि दूसरों से डिस्कस करने लगेंगे स्टोरीज कि मैंने तो ये बनाई है, तूने क्या बनाई भाई बता। और अगर ऐसा हो गया कि 3 लोगों की स्टोरी सेम हो गई सामने और हमारी अलग रही, तो बिल्कुल। बंदा वैसे ही कॉम्प्लेक्स ले लेता है कि राइट। यार इन्होंने तो ऐसी बनाई है, मेरी ऐसी बनाई है, अब मैं क्या करूं, मेरी बिल्कुल। स्टोरी तो सही नहीं रहेगी। तो मैम इसमें क्या है कि उस चीज पे ध्यान ना देके जो हमने स्टोरी खुद की बनाई है उस पे फोकस करना चाहिए। मैम जैसे ही उन्होंने हमारा हमसे पीपीडीटी वाला पेपर लिया तब से ही अपनी स्टोरी रिवाइज करनी स्टार्ट कर दो कि ये पॉइंट्स मैंने अपनी स्टोरी में लिखे हैं। और मैम जब तक आप जीडी हॉल में नहीं जाते तब तक नरेट करते रहो। मैं तो ऐसे ही करता था मैम सेम। कि जैसे ही पीपीटी का उन्होंने पेपर लिया अपनी स्टोरी नरेट करनी स्टार्ट कर दी, मन मन में और चुप ही नहीं हो रहे, चुप ही नहीं हो रहे, पूरी ऐसे रट गई माइंड में कि अब बिल्कुल। 10 साल 1 साल बाद भी सुनोगे तब भी सुना देंगे। हम्म, तो मैम और ये होता है कि जैसे फिर वहां पे जीडी हॉल में चले जाते हैं मैम, तो कई बार ये होता है कि जैसे वो ग्रुप में बिठा दिया तो समझ लो 17-18 बंदे तो बैठते ही हैं मैम, चाहे कोई भी एंट्री हो, रिटर्न एंट्री हो, एनसीसी एंट्री हो। हम्म, तो
कई बार हो जाता है कि कम हो जाते हैं, लेकिन 17-18 मेरे ग्रुप में तो हर बार ऐसे ही रहा है। राइट तो राइट। मैम कई क्या क्या होता है कि एक बार तो सबसे पहला ही नंबर आ गया हमारा नरेट करने का, एक बीच में आया और एक लास्ट में आया। लास्ट में। तो अगर सबसे पहले आ गया तो मैम वो तो अच्छी बात है हमारे लिए, हम्म। कि हमने अपनी स्टोरी बोल दी, अब दूसरों की सुनने का हमें टाइम मिल जाएगा। बिल्कुल। और बीच में आता है तो भी मतलब ऐसे रहता है कि थोड़ी सुननी होती है और फिर अपनी स्टोरी बोलनी होती है। और मैम एक होता है लास्ट वाला, कि लास्ट में नंबर है, सबकी स्टोरी सुनी फिर अपनी बोलनी पड़ती है। वहां हम्म पे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम आती है मैम। तो उस टाइम उस चीज के लिए हमें क्या करना चाहिए कि स्टार्टिंग के जो 4-5 बंदे हैं, हम्म। जब तक वो चल रहे हैं तब तक अपनी स्टोरी अपने मन में नरेट कर लो। ठीक और है। हम जब जैसे ही बीच के बंदे आए तो हम्म। उनकी स्टोरी हम हमें अच्छे से सुननी चाहिए। ठीक है। कि जैसे मतलब उन 4-5 की स्टोरी हम सुन लेंगे, फिर बाद में हमारे और उन 20 वाले बंदों के बीच में 2-3 बंदों का गैप बचेगा। राइट। तो हम उस टाइम हमें क्या करना चाहिए, फिर से हम अपनी स्टोरी रिवाइज करनी स्टार्ट कर दें, क्योंकि ताकि भूल ना जाए, क्योंकि ना बिल्कुल। बीच वालों की सबकी स्टोरी सुन लिए तो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है इंसान। राइट। तो हम इसमें हमें क्या करना चाहिए कि अपनी स्टोरी फिर से रिवाइज करनी स्टार्ट कर दो। और हम्म। फिर जैसे ही अपना नंबर आए तो बोल दो, फिर जैसे ही तुम्हारा नरेशन खत्म होगा तभी जीडी स्टार्ट हो जाएगा। बिल्कुल। तो इससे क्या होगा कि तुम्हें बीच वाले बंदों के पॉइंट्स भी याद रहेंगे, उनकी क्या स्टोरी है और क्या पॉइंट्स थे। हम्म। और अपनी स्टोरी भी तुम अच्छे से नरेट कर चुके होगे मैम। एग्जैक्टली। और फिर इसके बाद क्या होगा कि मैम जीडी जीडी आ जाता है। तो हम्म। मैम जीडी में कई होते हैं कि छोटी चीजों पर बहस करते हैं कि हम्म। एज क्या है कैरेक्टर्स की, इतने कैरेक्टर्स हैं, मूड पॉजिटिव। अच्छा मेरे को तो भाई नेगेटिव लग रहा है, नेगेटिव है मूड तो। ऐसे करते हैं, मतलब इन छोटी राइट, ये चीजों पर बहस होता करने है। से कुछ होगा नहीं। राइट। तो हम इन छोटी चीजों से बहस करने से कुछ होगा नहीं, ना स्टोरी आगे बढ़ने वाली है और बिल्कुल। ना कुछ कंक्लूजन निकलेगा, और सारे के सारे स्क्रीन आउट हो जाओगे। क्योंकि बिल्कुल। देखिए कोई भी बंदा पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर ही नहीं रहा जीडी में। तो हम एग्जैक्टली। इससे अच्छा क्या करना चाहिए कि अगर एक बंदे ने बोल दिया कि चलो ठीक है 22 पर, ठीक है भाई 22 है, आगे डिस्कस कर, मूड क्या है, पॉजिटिव है। राइट। तो हम सबसे पहले तो मेरे अकॉर्डिंग थीम डिस्कस करनी चाहिए, कि जैसे 3-4 बंदों की एक कॉमन थीम है, 3-4 की एक कॉमन थीम है। तो राइट। ऐसे बोल देते हैं कि जेंटलमैन वी हैव 2 or 3 मेजर थीम्स, हम्म। वी कैन गो विद द वन दैट द मेजोरिटी एग्रीज विद। तो ऐसे एग्जैक्टली। बोल सकते हैं मैम। तो हम्म। लेकिन कुछ होते हैं नहीं, मैं अपनी स्टोरी बनाऊंगा, मेरी ऐड होनी चाहिए, तो वो खामखा बहस करते रहते हैं। वो क्या करते हैं कि वो खुद भी स्क्रीन आउट हो जाते हैं और दूसरों को भी स्क्रीन आउट करवा देते हैं, क्योंकि उनकी वजह से वो नहीं सुन पाते, हम्म। उनकी स्टोरी नहीं सुनी जाती। हम्म। तो काफी ये चीज होती है मैम जीडी के टाइम पे। तो राइट। अच्छा तरीका क्या है कि अगर सब एक स्टोरी पे कंक्लूज मतलब वो कर रहे हैं कि ठीक है ये बना लेते हैं, तो हम्म। वो तो बहुत अच्छा हो गया, उसमें आगे ऐड करते जाओ और स्टोरी बनती चली जाएगी। लेकिन कई बार क्या होता है कि मैम आधा ग्रुप एक स्टोरी बोल रहा होता है और आधा ग्रुप एक स्टोरी बोल रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे केस में क्या हुआ था, मेरा जो लास्ट अटेम्प्ट था उसमें एक फोटो आई थी, क्लासरूम में पार्टी चल रही थी मैम, ओके। कॉलेज के क्लासरूम में। ठीक तो है। कुछ बच्चों ने थीम बना दी थी कि एक मतलब किसी स्टूडेंट का ही बर्थडे है तो उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, और कुछ बच्चों ने मतलब मिलके ऐसे बना ली थी कि एक प्रोफेसर है उसकी रिटायरमेंट सेरेमनी है। हम्म। तो मैम आधे उस पर अटक गए, आधे उस पर अटक गए, बहस चल रही है। तो हम्म। मेरे को एकदम से आइडिया आया, मैंने बोल दिया कि एक काम करते हैं, लेट्स मेक इट द प्रोफेसर्स बर्थडे। तो ओके। प्रोफेसर का बर्थडे बना देते हैं। हम्म। तो इससे क्या हुआ कि वो थीम भी रह गई और वो भी रह गई, और कंक्लूजन भी निकल गया। बिल्कुल। तो मैम ऐसे हम जैसे अगर बहस हो रही हो तो 2 थीम्स को ऐड कर सकते हैं, तो ये काफी, ये चीज मेरे को मेरे फ्रेंड ने बताई थी। हम्म। शुभांशु है, वो 3rd टर्म में अभी आए मेरे मैम अकेडमी में ही। ओके। तो ये काफी अच्छी चीज बताई थी उसने मुझे, ये मेरे काम भी कर गई मेरी स्क्रीनिंग के टाइम पे, क्योंकि नाइस। इससे पहले मैं लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ था मैम, और मेरे को तो लगता है कि इसी टेक्निक की वजह से मैं स्क्रीन इन हुआ उसके उस अटेम्प्ट में। बिल्कुल, वो आपने तो एक तरह मैम से ग्रुप को जोड़ दिया, तो दोनों को, आई मीन दोनों पार्टीज को आपने लुक फॉरवर्ड किया कि चलो भाई साथ हाँ में जी इसको मैम। कुछ कॉमन थीम करके हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। डेफिनेटली इट वाज अ वेरी नाइस आइडिया। हाँ जी मैम। तो मैम स्क्रीनिंग का तो यही रहता है कि अपना, और एक मैम मेरा फ्रेंड है अवनिंदर, वो भी अभी एयरफोर्स एकेडमी में है। उसने भी मेरे को स्क्रीनिंग की काफी टिप्स दी थी। उसने मेरे को बताया था कि स्क्रीनिंग में नरेशन काफी इंपॉर्टेंट होता है। हम्म। मतलब कि इट शोज कि बंदा कॉन्फिडेंट है, बंदे में बोलने की स्पीकिंग स्किल्स है, बंदे कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे है, बंदा ग्रुप को अट्रैक्ट कर सकता है अपनी तरफ। राइट। लोग इससे अट्रैक्ट होके अपने मतलब चीज को फॉलो कर सकते हैं। तो बिल्कुल। मैम नरेशन काफी इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि मैम वो कैसा ही ऑफिसर होगा जिसके सोल्जर्स उससे वो नहीं होंगे, मतलब इंप्रेस नहीं होंगे। एग्जैक्टली। तो मैम एक ऑफिसर की तो बहुत सही क्वालिटी होनी चाहिए कि वो लोगों को अट्रैक्ट कर पाए, अपनी तरफ कनेक्ट कर पाए। तो हम राइट। नरेशन में ये चीज दिख जाती है, तो नरेशन काफी कॉन्फिडेंट रखना चाहिए। और हम बिल्कुल। जिसके स्पीकिंग स्किल्स अच्छे नहीं होते उसे स्पीकिंग स्किल्स पे काम करना काम चाहिए करना मैम। चाहिए। और हम डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए बीच में, जो पीपीडीटी हो
स्टोरी राइटिंग और जीडी के बीच का टाइम होता है, उसमें डिस्ट्रैक्ट ना होके अपनी स्टोरी पे ध्यान दे तो बहुत अच्छा रहेगा मैम। राइट। यहाँ पे मैं दो तीन चीज ऐड करूंगी हिमांशु। पहली चीज, ओआईआर के अंदर नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो पूरा अटेम्प्ट करके आओ, बिकॉज अल्टीमेटली अगर ये रेटिंग आपको इम्पैक्ट कर रही है आपके सिलेक्शन को तो कोई क्वेश्चन छोड़ना नहीं चाहिए। सेकेंडली, एज यू सेड, नरेशन से पहले जो टाइम मिलता है, सच में यू शुड अवॉइड टॉकिंग टू एनी वन, बिकॉज आई हैव सीन पीपल चेंजिंग द नेम ऑफ द मेन कैरेक्टर, बिकॉज किसी और का कैरेक्टर का नाम कुछ और था तो वो नाम चेंज कर देते हैं लास्ट मोमेंट पे। तो वहां पे वो प्रॉपर आपकी स्टोरीज को लेके बैठते हैं जब तीनों असेसर्स होते हैं, तो आपका आपका कितना अपनी स्टोरी के रिगार्डिंग ट्रस्ट है वो भी दिखता है कि अगर आप वो लिखी हुई स्टोरी नहीं बोल पा रहे हैं तो वहां पे भी एक नेगेटिव इंप्रेशन चला जाता है। थर्ड, जब जीडी चलता है तो हम एसएसएस को देख के, या नरेशन चल रहा है तो हम एसएसएस को देख के ना कई बार डिस्कशन करना शुरू कर देते हैं, वो भी एक एक्सट्रीमली नेगेटिव पार्ट चला जाता है। सो इफ यू आर इवन डूइंग जीडी, यू शुड लुक टुवर्ड्स योर ग्रुप। नरेशन के टाइम पे भी आई कॉन्टेक्ट सबसे रखे एंड देन अपनी चीज को नरेट करें। वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, कितना आप लाउडली बोल रहे हैं, इतना भी लाउड नहीं कि देन इट इज गिविंग सभी को एक्स्ट्रा एग्रेसिव अटेंशन ले वाइब्स। लिए है। हाँ, और इतना भी नहीं कि लोग सुन नहीं पा रहे हैं, तो उसका प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो एंड स्क्रीनिंग, आई रियलाइज कि बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज बहुत लोग इवन अ रिकमेंडेशन पोटेंशियल कैंडिडेट डू नॉट गेट टू गेट असिस्ट इफ यू डोंट गेट स्क्रीन इन, सो डेफिनेटली इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। Moving forward, Himanshu, let's talk about psych. And as I have to give a disclaimer to everyone, psych is one of the important area because the way he has a very good orientation skills and observation. So whoever is going to listen, the psych part is very important. So Himanshu, अगर मैं बात करूँ TAT के regarding, TAT is one of the important areas, and as we discussed yesterday, that you will take some example, trying to do something different this time. So there are going to be two pictures. As first picture is regarding यहाँ पे कुछ कंस्ट्रक्शन साइट का फोटो है, आई हैव ऑलरेडी शेयर्ड इट, एंड यू कैन व्हाट काइंड ऑफ ऑब्जर्वेशन डू यू फील फ्रॉम दैट पिक्चर, इफ यू कैन शेयर इट। मैम ये जो फोटो है कंस्ट्रक्शन वाली, लाइक मैंने क्या पढ़ा था कि मतलब मेरे को एक टीचर ने बताया था, जो असेसर रह चुके हैं, कर्नल आदित्य बुद्धि राजा, मैंने आपकी वीडियोस में देखा था। उन्होंने बोला था कि यू कैन मेक स्टोरीज ऑन मतलब डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोफेशंस। तो अब अगर हम इस फोटो का एग्जांपल लें, जैसे कंस्ट्रक्शन वाली फोटो है, तो मैम इसमें हमें मतलब सामने तो हमें लेबर ही दिखाई दे रहा है, लेकिन टीएटी है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, कैरेक्टर को ना इम्पोर्ट कर सकते हैं। तो कैरेक्टर को इम्पोर्ट करने के बाद हम उसे आर्किटेक्ट बना सकते हैं मैम, कि एक फॉर एग्जांपल एक कोई कंपनी है, वो अपने जैसे अभी न्यूज आई थी कि श्रीनगर में एक मॉल बन रहा है, लाइक श्रीनगर लार्जेस्ट मॉल ऐसा कुछ, और दुबई का एक इमार ग्रुप करके है, वो बना रहा है उस मॉल को। तो हम इस स्टोरी में जैसे ये कर सकते हैं कि इमार ग्रुप का कोई एक आर्किटेक्ट है, उस उसको ये कॉन्ट्रैक्ट मिला है मॉल कंस्ट्रक्ट करने का। तो मैम इसमें स्टोरी में हम फिर जैसे इंट्रोडक्शन तो ये दे दिया कि आर्किटेक्ट है ऐसे ऐसे इमार ग्रुप में, और फिर हम उसके बाद जो एक्शन है स्टोरी के अंदर वो हम ऐड कर सकते हैं, कि जैसे आर्किटेक्ट क्या करता है, आर्किटेक्ट सबसे पहले जो मॉल होगा उसका डिजाइन बनाएगा, कि जो उसकी एक सॉफ्टवेयर होता है मैम ऑटो कैड करके, वो अपने लैपटॉप में पहले मॉल के डिजाइन बनाएगा, फिर उसे रेडी करेगा, फिर मैम वो पूरे बोर्ड की मीटिंग बुलाएगा, जो कंपनी का बोर्ड होगा, फॉर एग्जांपल सीईओ हो गया, चेयरमैन हो गया, इन्वेस्टर्स हो गए कंपनी के, और फिर मैम उनको प्रेजेंटेशन देगा, वो उनको प्रेजेंटेशन देगा कि ऐसे ऐसे मॉल बनाएंगे, ऐसे ऐसे इन इन फेजेस में कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगी, और ऐसे ऐसे हम खत्म करेंगे। और उसके बीच में कंस्ट्रक्शन, वो मीटिंग खत्म करने के बाद, प्रेजेंटेशन देने के बाद, वो अपनी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करेगा। और फिर हम वहाँ पे लेबर का खास ध्यान रखेगा, किसी को चोट ना लगे, सब हेलमेट पहने। और हम ये भी इसमें हम ये भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि वो मतलब ये भी मेक श्योर करेगा कि चाइल्ड लेबर नहीं हो रही है वहाँ पे, कोई मतलब कोई पेरेंट्स अपने बच्चे को भी काम पे नहीं लगा रहे अपने साथ। तो हम ऐसे ऐसे इसमें एक्शंस ऐड कर सकते हैं, और फिर लास्ट में वो मॉल की कंस्ट्रक्शन खत्म कर देगा। और फिर हम लास्ट में ये भी दिखाना चाहिए कि बंदा थैंकफुल है अपने एनवायरनमेंट को लेके, तो वो अपनी पूरी टीम को थैंक करेगा, उन्हें उनके एफर्ट्स के लिए उन्हें अप्रिशिएट करेगा। और हम ये सब है कि जैसे ये स्टोरी हमने आर्किटेक्ट पे बना दी, तो आर्किटेक्ट के प्रोफेशन के बारे में अगर हम रिसर्च करेंगे ना मैम, तो थोड़ी थोड़ी सी रिसर्च लगती है, मुश्किल से 10-15 मिनट लगते हैं कोई भी एक मॉल की कंस्ट्रक्शन ढूंढने के, यूट्यूब पे देखने की आर्किटेक्ट कैसे काम करते हैं। तो हम उससे क्या होता है कि हमारे ना एक्शंस और इम्प्रूव हो जाते हैं स्टोरी में। तो इससे पता चलता है कि बंदे को नॉलेज है प्रोफेशन के बारे में, बंदे को पता है कैसे काम करना है, कैसे ऑर्गेनाइज करानी है चीजें। और फिर मैम ये फोटो हो गई, और एक और फोटो थी वो, उसमें जो सोल्जर वाली फोटो थी, उसमें दो सोल्जर्स हैं, एक बिल्डिंग को घेर रखा है उन्होंने। तो मैम ये स्टोरी तो क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कोई आर्मी ऑपरेशन चल रहा है। तो इसमें क्या है कि मैं ना आर्मी की बुक्स थोड़ी रीड करते रहता हूँ, जैसे मैंने सारी बुक्स पढ़ी हैं, बलिदान बाय स्वप्निल पांडे, एंड कारगिल भी पढ़ी है मैंने मैम, काफी बुक्स पढ़ी है मतलब। तो इससे मैम मुझे एक आइडिया मिल गया था कि ऐसे ऐसे आर्मी के ऑपरेशंस होते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई भी अगर एसएफ की कंपनी एक कहीं रेड करने जा रही है, उन्हें इंटेल मिली है कि
इस घर में पोटेंशियल टेररिस्ट छुपे हो सकते हैं, या फिर कंफर्म है कि छुपे हैं। तो हम एसएफ की टीम के क्या एक्शंस होते हैं? अगर कोई टीम कमांडर है, कंपनी कमांडर है, तो वो जाएगा, वो अपनी टीम को डिवाइड करेगा। ये मतलब जो स्नाइपर्स होंगे, स्नाइपर्स को पैरामीटर पे बिठाएगा कि अगर कोई भागे तो उसे न्यूट्रलाइज करना है। और फिर हम दो टीम वो बनाएगा, एक अल्फा, एक एक मतलब एक ब्रावो, कि एक बंदी लेफ्ट, एक टीम लेफ्ट लेफ्ट फ्लैंक से जाएगी और एक टीम राइट फ्लैंक से जाएगी, ताकि कहीं से भी भागने का स्कोप ना रहे। तो हम ये सारे एक्शंस को हम ऐड कर सकते हैं। और जैसे मैम, तो स्टोरी कुछ ऐसे बन जाएगी कि मेजर फलाना इज फ्रॉम 9 पैरा एसएफ एंड गॉट इंटेल फ्रॉम वेरी गुड सोर्स दैट टेररिस्ट आर हाइडिंग इन दिस। एंड फिर मैम ये सारे एक्शंस ऐड करेगा कि अपनी टीम को पैरामीटर पे स्नाइपर्स को बिठाएगा, फिर लेफ्ट फ्लैंक एंड देन राइट फ्लैंक पे बंदे भेजेगा। तो फिर हम उसके बाद टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करेगा। तो फिर हम उसके बाद आके अपने यूनिट के साथ अपनी टीम को अप्रिशिएट करेगा कि उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। एंड मैम ऐसे होता है कि एसएफ में वो जिस दिन ऑपरेशन करके आते हैं, ऐसे मैंने मतलब कई जगह पढ़ा है कि सेलिब्रेट करते हैं रात को, सारे ऑफिसर्स और सोल्जर सारे एक साथ डिनर करते हैं। राइट। तो हम ये सब ऐड कर सकते हैं कि, तो इससे ये भी दिखाई देता है कि बंदा जॉली भी है, लाइवली है, कि मतलब हाँ, कि पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए बंदे से। तो मैम एक तो वॉरफेयर की स्टोरी हो गई है, और उसमें ऊपर से ये सब भी ऐड हो गया, तो ये काफी मिला के थोड़ा पॉजिटिव चीज आती है मैम। राइट। हिमांशु, मेरे को लगता है दोनों जो एग्जांपल्स हमने डिस्कस करे हैं ये काफी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज ये व्हेन वी वर टॉकिंग यस्टरडे आई गॉट टू नो दैट एक्शंस रियली आर important, and the way you were describing it, I really wanted these examples to be out there, and thank you so much for being cooperative कि कुछ नया ट्राई Yeah. करके देखते हैं। Secondly, Himanshu, if I talk about WAT is word association test, is one of the important part, and यहाँ पे जो वर्ड आप लिख रहे हो काफी इंपॉर्टेंट है, पर जो वर्ड आप नहीं लिख रहे हो वो आपके बारे में ज्यादा बताता है। इट इज जर्नली सेट। तो WAT के रिगार्डिंग आप किस तरह से चीजों को प्रोसेस करते थे? मैम जैसे कि भी नो कि WAT दूसरा टेस्ट होता है साइक सीरीज का। तो राइट। वो टैट करने के बाद हमें एक ब्रेक मिलता है, फिर वैट पे आते हैं। तो मतलब मैम वैट में 60 वर्ड्स आते हैं। तो स्टार्ट ऐसा होता गया है कि वैट में ना बहुत प्रैक्टिस चाहिए हमें, क्योंकि जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैट वैट लिखना अटेम्प्ट करना, तो पहले कुछ वर्ड्स में तो हमारा माइंड काम कर रहा होता है कि अच्छा ये लिख दे, बना के लिख दिया। लेकिन मैम जैसे कुछ वर्ड्स आते हैं ना, जैसे 15 वर्ड्स हो गए, 20 वर्ड्स हो गए, उसके बाद हमारा माइंड माइंड चला जाता है सबकॉन्शियस में। हमें खुद कुछ नहीं पता होता हम क्या लिख रहे हैं। हाँ हाँ। जो हमारे माइंड में सेट है वो हम लिखते जा रहे होते हैं। और हम कई बार ये बच्चों ने ऑब्जर्व भी किया होगा अटेम्प्ट करते वक्त पूरा टेस्ट, कि हमारा माइंड काम करना बंद कर देता है, वो सब कुछ सबकॉन्शियस ही चल रहा होता है। तो मैम इसका ये तरीका है कि अपने माइंड को वैसे ही ट्रेन करो कि अगर आप पॉजिटिव एनवायरनमेंट में रहोगे, आपके लोग लोग आपकी तरफ पॉजिटिव होंगे सारे, तो मतलब आपका अच्छा एनवायरनमेंट होगा, आपकी सोच अच्छी होगी, तो मैम वो ही आपकी साइके डोजियर में रिफ्लेक्ट होगा। फॉर एग्जाम्पल कुछ नेगेटिव वर्ड्स आ जाते हैं, तो हम नेगेटिव वर्ड्स को काउंटर करने का एक अलग टेक्निक होती है, एक कंसेप्ट होता है प्रॉन, प्रिवेंट, रेड्यूस, ओवरकम एंड नेवर। राइट। तो मैम जैसे कोई नेगेटिव वर्ड आ गया, फॉर एग्जांपल मर्डर आ गया, तो मैम मर्डर में हम कर सकते हैं कि पुलिस प्रिवेंट्स मर्डर्स। तो मैम ये ऐसे इनसे लगा सकते हैं। और जैसे कि हम बोस्ट आ गया, बोस्ट वर्ड एक नेगेटिव वर्ड है, तो बोस्ट में हमने कर दिया कि जेंटलमैन नेवर बोस्ट। तो ये नेगेटिव वर्ड में कंसेप्ट लग सकता है। और मैम पॉजिटिव वर्ड्स में तो हमारी इमेजिनेशन ही है, क्योंकि पॉजिटिव वर्ड में तो सब कुछ अच्छा ही लिखा जाता है मैम। राइट। और आप ही, और हम ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम जबरदस्ती दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे सोच के लिखेंगे कि साइक के टाइम पे इतना तो टाइम ही नहीं होता हमारे पास, कुल 15 सेकंड ही 15 होते हैं एक सेकेंड ही वर्ड होती के। है। तो मैम इसके लिए क्या है कि प्रैक्टिस करनी चाहिए वैट की, कि खुद हम टाइम लगा के प्रैक्टिस कर रहे हैं वैट की, कि हमने पूरा एक सेट ले लिया 60 वर्ड्स का, तो उस पे प्रैक्टिस करे जा रहे हैं। तो जब हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो वहां पे हम टाइम लगा सकते हैं राइट। कि जैसे कोई भी वर्ड आ गया तो उस पे सोच के लिख लो कि अच्छा ये सेंटेंस बन सकता है। तो हम धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते ना हमारा माइंडसेट भी वैसा ही बन जाता है। लाइक हम पॉजिटिव वर्ड्स के साथ प्रैक्टिस करेंगे नेगेटिव, तो हमारी माइंडसेट भी पॉजिटिव ही हो जाएगा वो करते करते। कि जैसे मैम, और मैम कई बार ये होता है कि ऐसे वर्ड आ जाता है इसका मतलब नहीं पता होता। जैसे मेरे में डेम्स वर्ड आ गया था, मेरे को मतलब नहीं पता था। डेम्स का मतलब शायद ये होता है कि ये कोई रिच वुमेन को बोलते हैं, डेम्स जो यूके वगैरह में होती हैं। आई नीड टू तो चेक आल्सो। मुझे भी नहीं पता। तो ओके। मैम यहाँ मेरे को कोचिंग में बताया था कि अगर अगर कोई ऐसा वर्ड आ जाए जिसका मतलब नहीं पता है, तो उसको खाली नहीं छोड़ना है, वहां पे मीनिंग नोट नोन लिख दो। राइट। और मैम ऐसा भी नहीं कि किसी कोई बहुत आसान वर्ड है उसका वर्ड आ नहीं रहा तो वहां भी मीनिंग नोट नोन लिख दिया। एग्जैक्टली, हर जगह। वो तो ये दिख जाएगा कैसी वोकैबुलरी है इसकी, ऑफिसर बनने आ रहा है, इसको नॉर्मल से वर्ड का मतलब नहीं पता।
राइट, तो ये ऐसे भी नहीं करना है, मतलब जो जिस वर्ड का सच में जेन्युइनली मतलब नहीं पता है वहां पे लिख सकते हैं। और राइट। मैम मैंने और ऐसा भी कर सकते हैं, मैं मेरे को ऐसा लगता है कि हम्म, अगर हम वैट में कोई वर्ड छोड़ते हैं तो फिर साइकोलॉजिस्ट ये सोचता है कि इसकी प्रोसेसिंग पावर थोड़ी कम है इसलिए हाँ, इसने वर्ड छोड़ दिया। तो मैम बिल्कुल। वैट में वर्ड छोड़ना अवॉइड करना चाहिए। हम्म, यहाँ पे मैम आगे वैट पे एक बार जब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैम जो एसडी होता है ना, एसडी को मैं 10 मिनट में कंप्लीट कर लेता हूँ, और फिर जो मेरे लास्ट के 5 मिनट बच जाते हैं मैं वैट पे आ जाता हूँ अगर मेरा कोई वर्ड छूट जाता है तो। बिल्कुल। तो मैम वैट पे फिर लिख लिख देता हूँ मैं ऐसे, मतलब जैसे 5 मिनट बचा के वैट के जो छूट गए वो कंप्लीट कर लिए मैम। हम्म, तो मैम यही वैट में तो यही प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस करता हूँ मैं तो मैम। वैट में और तो वो मुझे प्रोन कैसा वाला लगता है, कंसेप्ट नेगेटिव वर्ड्स में। जैसे अगर कोई एक वर्ड, आई यूज टू टेक 10 वर्ड्स फॉर अ डे एंड उस पे मैं 5 से 10 स्टेटमेंट्स के आसपास बनाती थी। चाहे जैसे सक्सेस है, देयर इज नो शॉर्टकट टू सक्सेस, एंड नॉट ओनली वन स्टेटमेंट बट एवरी कॉन्जिक्यूटिव वन। पता नहीं एग्जाम टाइम जब भी एसएसबी होता था, पता नहीं कौन सा दिमाग में आ जाए, तो वो एक हमेशा फैक्टर रहता था। तो हर वर्ड को सोचना और प्रोसेस करना, कहीं पे भी कहीं जा रहे हो रास्ते में कोई वर्ड मिल गया, देन आपका दिमाग ना एसएसबी की, जब आपका एसएसबी आने वाला होता है तो मुझे लगता है कि तो दिमाग वैसे ही प्रोसेस करना शुरू कर देता है, हर जगह वैट दिखती है, हर जगह एसआरटीज दिखने लगती है। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं। तो लेट्स मूव फॉरवर्ड टू द एसआरटी पार्ट, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट। एंड आई हैव जनरली सीन हिमांशु की बहुत बार ऐसा होता है कि सिमिलर एसआरटीज वो देते हैं जस्ट टू चेक कि आपका प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना है, या आप सेम सिचुएशन में अलग तरह से रिस्पॉन्ड करते हो नहीं करते हो। तो रिसेंटली यू हैव बीन गोइंग टू एसएसबी, तो किस तरह का इस बार एसआरटी का पैटर्न रहा, एंड आपको लगता है इतने जो अटेम्प्ट्स आपने दिए उसके थ्रू आपको क्या लगता है कि हाउ एसआरटीज शुड बी टैकल्ड। मैम मैं एस आर्टिस्ट का मतलब अगर मैं अपनी अप्रोच बताऊं तो मैं सही में ऐसे करता हूँ कि स्टार्टिंग में तो ऐसे था कि चलो ठीक है मेड अप करके लिख दिया, मतलब जो हमें ठीक लग रहा है कि ऐसे करना चाहिए तो ऐसे लिख दिया। तो ठीक मैम है। लेकिन धीरे धीरे इवेंचुअली मैंने क्या किया कि जो एस आर टीज थी ना उनके मैंने असली सेट लिए, मतलब मिल जाते हैं यूट्यूब पे ऑनलाइन सेट मिल हाँ। जाते हैं एस आर टीज के। तो उनको सिचुएशंस को रखा और मैंने खुद अपने माइंड में सोचा कि सपोज एन ऑफिसर वुड हैव बीन इन दिस सिचुएशन, व्हाट हम्म। ही वुड हैव डन। तो राइट। मैं उस माइंडसेट के साथ सोचता था ग्रेट। कि अगर ऐसे होता तो ऐसे ही करना सबसे सही है। और हम्म। मैम इसमें क्या किया, इसमें क्या हुआ कि एक मैम टीचर है यूट्यूब पे, विकास दिव्या कीर्ति सर करके हैं। हाँ, मैंने हाँ। उनकी काफी वीडियोस देखी हैं ऑनेस्टी इंटीग्रिटी पे। तो हम्म। मैम मैंने उन वीडियोस को भी अपने माइंड में रख के वो सारी एसआरटीज करी। तो मतलब उनकी एक वीडियो है इसमें वो ऑनेस्टी और इंटीग्रिटी में डिफरेंस बताते हैं, मतलब वर्ड दोनों सेम लगते हैं लेकिन दोनों होते नहीं है। हाँ, हाँ। तो मैम उन सब चीजों को माइंड में रख के मैंने अपनी सारी एसआरटीज अटेम्प्ट की थी। और ओके। जैसे कुछ कुछ एसआरटीज होती है वो हमारी ऑनेस्टी देखती हैं, कुछ एसआरटीज होती है कि वहां पे हमें हमारा करेज चेक हो रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैम वो जो एक एसआरटी आती है कि यू आर गोइंग विद योर गर्लफ्रेंड एंड अराउंड 10 goons सराउंडेड यू एंड दे आस्क्ड फॉर यू, मतलब दे स्टार्टेड बीटिंग यू और समथिंग लाइक दैट। तो हम यहाँ पे तो प्योर करेज ही चेक हो रहा है आपका हाँ, हाँ। कि आप अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हो और कोई बदतमीजी कर रहा है या फिर छेड़ रहा है आपको, तो आप राइट। क्या करोगे। तो मैम यहाँ पे तो साफ दिखना चाहिए कि यस यार कुछ भी हो जाए मैं उसे कुछ होने नहीं दूंगा, बिल्कुल। मतलब। और या तो मतलब मेरी जिम्मेदारी है कि हम दोनों ही वहां से ठीक निकले। हम्म। तो वहां से यहाँ पे इसमें दो केस हो सकते हैं कि या तो अ, उनमें से किसी एक को किसी चीज से हिट कर दो और वहां से अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक साथ भाग सकते हो तो भाग जाओ। या हम्म। फिर अगर आपको लगता है कि आप दोनों एक साथ नहीं भाग पाओगे तो मैम ये कर सकते हैं कि ask the girl to run and hold them off till you can and ask her to go to the nearest police station and file the report। राइट। तो मैम सारी अलग अलग एसआरटीज होती हैं, किसी में करेज चेक हो रहा होता है, किसी में मोरालिटी चेक हो रही होती है, किसी में प्रेजेंस ऑफ माइंड चेक हो रही होती है। एक राइट। ऐसी भी एसआरटी आती है मैम की आप लेक में हो और एक बच्चा डूब रहा है वहां पे, हम्म। या फिर कोई बच्चा भी नहीं डूब रहा, कोई बड़ा इंसान डूब रहा है उसको तैरना नहीं आता। तो मैम क्या होता है कि अगर कोई हमसे बड़ा इंसान है और वो डूब रहा है तो अगर हम्म। उसे हम तैर के बचाने जाएंगे तो हम खुद डूब जाएंगे, क्योंकि राइट। वो हमारा सहारा लेगा तो हम इतना वो कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि वो हमसे ज्यादा वेट और साइज में है अगर कोई बड़ा हम्म। इंसान है तो। बिल्कुल। तो मैम इसमें क्या इसमें थोड़ा बहुत प्रेजेंस ऑफ माइंड दिख जाता है कि इसमें क्या कर सकते हैं कि साइड में से बोट लेके उसको रस्सी फेंके उसे रस्सी से खींच लें। राइट। या फिर अगर कोई बच्चा डूब रहा है तो उसे तो बचा ही सकते हैं बता ही ऐसे। सकता है। तो एग्जैक्टली। मैम ऐसे ऐसे अलग अलग टाइप की एसआरटीज को ऐसे टैकल करते हैं मैम, इसमें भी प्रैक्टिस से ही होता है। मतलब मैं राइट। क्या करता हूँ कि दो तरह से हम एसआरटी अटेम्प्ट कर सकते हैं। एक तो वन लाइनर की, जैसे देवर हिज बाइक गॉट पंचर्ड एंड ही वाज लेट फॉर अ मीटिंग, तो ठीक है। सीधा लिख दो कि ही वेंट बाय बस, ही वेंट बाय मेट्रो। तो हम्म। एक तो ऐसे अटेम्प्ट होता है और एक होता है मैम पूरा अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला कि जैसे कि ही सॉ फायर कमिंग आउट ऑफ द ट्रेन नेक्स्ट कोच, तो राइट। ही, तो उसमें ऐसे लिखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल रेज द अलार्म, पुल द चेन ऑफ द ट्रेन
हेल्प इवैक्यूएट द सिटीजंस एंड एक्सटिंग्विश फायर विद द हेल्प ऑफ फायर एक्सटिंग्विशर। राइट। तो मैम मेरे को ऐसा लगता है कि जो वो ये जो एक्सप्लेन करने वाली एसआरटी है, हमें मार्क्स ज्यादा देती है। लेकिन बात यह है कि अगर हम सारी एसआरटी ऐसे लिखेंगे तो हम कंप्लीट नहीं कर पाएंगे। हाँ। इसके लिए राइटिंग स्पीड काफी अच्छी चाहिए। तो एक तो मैम राइटिंग स्पीड पे काम करना चाहिए प्रैक्टिस कर करके। हम्म। और मैम मैं ऐसा क्या करता हूँ कि जैसे जैसे मेरी 32 एसआरटीज होगी तो और मेरे को लग रहा है कि टाइम कम बचा हुआ है, तो फिर उसके बाद मैं सिंगल लाइन वाली एसआरटी लिखनी स्टार्ट कर देता हूँ ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा कर पाऊँ। क्योंकि मैम मैंने ये भी देखा है कि मेरिट आउट का बहुत चक्कर होता है मैम। ये जो डायरेक्ट एंट्रीज होती है ना, जैसे मैं खुद एनसीसी एंट्री में, तो मैम इसका यही है कि ज्यादा से ज्यादा आप अटेम्प्ट भी करोगे तो आपके मार्क्स थोड़े बहुत तो इंक्रीज हो ही जाएंगे। फॉर एग्जांपल अगर आप 50 में एसआरटी कर दो तो वो अच्छा स्कोर है। अच्छा स्कूल। रिकमेंड तो मैम 32 33 पे भी हो जाते हैं, लेकिन वहां पे फिर मेरिट का चक्कर पड़ जाता है क्योंकि स्कोर उतना नहीं जा पाता हमारा। राइट। ये यस काफी मैम। सही है बिकॉज 30 तक तो मुझे लगता है हर इंसान सही अपने पेस पे सही लिख रहा होता है, और यहाँ पे हाँ जी जनरली मैम। एसआरटीज में इतना ग्रामर का प्रॉब्लम नहीं है। आप सिंपली अपने प्रॉब्लम लिख सकते हो, ही वेंट देयर, ही डिड दिस एंड दैट, द सिचुएशन कैन बी डन। बट द लेटर ऑन पार्ट, एज यू सेड, वी कैन टेक सच शॉर्टकट्स आल्सो कि आप डायरेक्टली चीजों को लिख सकते हो। और हम एक और चीज क्या टाइम वेस्ट करती है एसआरटीज में, ये वर्ड जो होते हैं ना, ही शुड, ही, इफ दिस हैपेंस, ही डिड दिस, तो हम हम्म। ये वर्ड यूज नहीं करने चाहिए। इफ, व्हाट, राइट शुड। राइट। हाँ जी एग्जैक्टली। मैम, सीधा डायरेक्ट पॉइंट की बात करनी चाहिए, लाइक कॉमा लगा लगा कि रेज द अलार्म, एक्सटिंग्विश द फायर, ऐसे बीच में कॉमा लगा के, तो मैम इससे काफी टाइम बच जाता है। और एक और और हम चीज एसआरटी पे मेरे को एक याद आया कि लोग जनरली क्या करते हैं कि दो टास्क है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। अब आप सेकेंडरी सॉल्व कर गए, कोई एक्सीडेंट हुआ, आपने उसको पूरा सॉल्व किया एंड ही फॉरगॉट टू वेंट बैक टू द ऑफिस, एंड वहीं पे एसआरटी खत्म कर दिया। तो इनकम्प्लीट एसआरटीज का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि एसआरटीज लिख कैसे रहे हो। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विच आई फील लाइक। हाँ जी मैम। और मैम यही सेम कंसेप्ट वैट में भी यूज होता है। वैट में भी ये सारे वर्ड्स यूज नहीं करने चाहिए, शुड, वुड, कुड। और राइट। वैट में अगर मतलब ऐसा कई बार ऐसा हो जाता है कि हमारा माइंड बिल्कुल ब्लैंक हो जाता है, तो हम्म। कुछ आ ही नहीं रहा है माइंड में कोई वर्ड देख के, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं कि हम फैक्ट लिख सकते हैं। मतलब फैक्ट से क्या होता है कि मतलब पॉजिटिव तो कुछ नहीं जाता है, लेकिन नेगेटिव भी कुछ नहीं जाता है। लाइक बिल्कुल। ऐसा है कि उसने खाली नहीं छोड़ा ये, बस ये ऐसा हो जाता है मैम। हम्म। तो मैम एसआरटीज की तो ये अप्रोच है कि मतलब हर चीज मैम वैट और एसआरटीज तो प्रैक्टिस से ही आती है बिल्कुल। थोड़ी। और मैम टैट का क्या है कि टैट में थोड़ी रिसर्च करनी पड़ती है, रिसर्च करने के बाद स्टोरीज लिखनी पड़ती है। राइट। एंड व्हाट अबाउट एसडी, सेल्फ डिस्क्रिप्शन इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एरियाज, एंड ये तो हम पहले प्रिपेयर करके जाते हैं, और हर इंसान मुझे लगता हाँ है जी एसडी मैम। पहले प्रिपेयर करता है। तो आपकी अप्रोच क्या रही है, एंड द रीजन ऑफ आस्किंग एसडी इज, हिमांशु, की आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? काफी बार ऐसा देखा है कि एसडी के अंदर हम ना, अब डायरेक्शन है नहीं, और कहीं ना कहीं अगर कोई इंसान खुद प्रिपेयर कर रहा है तो बहुत बड़ा चढ़ा की चीजें लिखता है, बिकॉज नाउ ही इज गोइंग फॉर एन ऑफिसर एंट्री। तो वो चीज एक फैक्टर रहता है। तो आपने एसडी को लेकर क्या अप्रोच रखी है? मैम एसडी में मैं क्या करता था कि सबसे पहले तो वही है कि जो क्वेश्चन है कि व्हाट योर हम्म। पेरेंट्स थिंक अबाउट यू, व्हाट योर एम्प्लॉयर थिंक अबाउट यू, व्हाट योर फ्रेंड्स थिंक अबाउट यू। हम्म। मैम स्टार्टिंग तो इसकी ऐसे ही होगी कि उनसे डायरेक्टली जाके पूछो कि भाई मेरा ऐसे ऐसे टेस्ट है, तो मेरे को जानना है कि व्हाट यू फील अबाउट मी। मैम राइट। मैंने क्या किया था कि मैंने ना अभी अपने थर्ड फोर्थ अटेम्प्ट के बाद मैंने हम्म। गूगल फॉर्म बनाया था। तो जो ठीक। मेरे क्लोज वंस है ना, मैंने उन सबको भेज दिया था कि ठीक व्हाट डू यू थिंक अबाउट हिमांशु, टेल मी 5 पॉजिटिव पॉइंट्स एंड 5 नेगेटिव पॉइंट्स। है। ओके। तो उन सब ने, फिर मैंने वो गूगल फॉर्म अपना निकालिया, पीडीएफ निकल के आ गई, तो मैं वहां से काफी अच्छा फीडबैक मिल गया था मुझे। ग्रेट। और हम पेरेंट्स से तो मैंने डायरेक्टली पूछ लिया था। हम्म। तो फिर वहां से अब ऐसे है कि अब बिल्कुल 100% ऑनेस्ट होंगे तो फिर मैम हो भी नहीं पाएगा। क्योंकि बिल्कुल। ऐसा ऐसा तो होता नहीं है कि मैम सारी की सारी पॉजिटिव ही चीजें हो, नेगेटिव भी हो सकती हैं। और मैम एसडी में ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है कि आपको पॉजिटिव लिखनी है नेगेटिव लिखनी है। हाँ हाँ। तो मैं क्या करता था कि उन्होंने हमें बोला नहीं है कि हम्म। नेगेटिव क्वालिटीज ये बतानी है, तो मैं नेगेटिव नेगेटिव क्वालिटीज लिखता ही नहीं था। ठीक है। सिर्फ जो भी बात थी वो मैं लिख देता था, कि जैसे कि पेरेंट्स वाला है तो मैं पेरेंट्स से बता देता था कि हम्म। एक तो मैम एक और चीज होती है कि वी शुड बी ग्रेटफुल टू आवर पेरेंट्स, क्योंकि उन्होंने काफी कुछ किया है हमारे लिए। पूरे मतलब उन्होंने ही किया है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट उन्हीं का रहा है हमारी लाइफ में। तो वी शुड हम्म। बी ग्रेटफुल टू देम। अब हम्म। मतलब ऐसे नहीं लिखना चाहिए कि हमारी बनती नहीं आर्गुमेंट्स हो जाते हैं, ये तो मैम बहुत ये सही, काफी बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। राइट। किसी वीडियो के अंदर मुझे याद आता है कि एक बच्चे का पूरा रिकमेंडेशन का प्रोबेबिलिटी था, बट वन थिंग इज सेड दैट ही हैज नॉट स्पोकन टू हिज फादर, दैट सिंपली शोज कि उसके पर्सनल रिलेशंस अच्छे नहीं है। तो ये चीज़ तो बहुत एक्सट्रीमली गलत जाती है। इवन इफ यू आर डूइंग इट, डोंट डू इट, रिजॉल्व योर प्रॉब्लम्स, और बस अपनी मैम। प्रैक्टिकल लाइफ में करो, बिकॉज वो पता कर लेते हैं, चाहे आपका पर्सनल इंटरव्यू के थ्रू हो, चाहे आपका एसडी के थ्रू हो, जब आप स्टोरीज लिखेंगे तो वहां से पता चल जाएगा। तो किसी भी तरह का इस तरह की स्टेटमेंट या इस तरह की आपके मुंह से वर्डिंग जाते हैं तो बहुत रॉन्ग जाते हैं, बहुत नेगेटिव चला जाता है। राइट। मैम और ये इतनी बड़ी बात है कि लाइक
पेरेंट्स ही हैं जो हमारे लिए सब कुछ कर रहे हैं, और अगर हमारे रिलेशन उनके साथ ही ठीक नहीं है तो फिर व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एग्जैक्टली। नॉट ग्रेटफुल टू देम। यस मैम, तो मैम ये दिखना चाहिए, क्योंकि अगर पेरेंट्स के से ग्रेटफुल नहीं है तो फिर किसके साथ ही किससे ही ग्रेटफुल होंगे हम। बिल्कुल। और ये मैम एक इमोशनल पॉइंट भी हो जाता है, जैसे कि अगर इंटरव्यू में पूछ लेते हैं कि पेरेंट्स के साथ क्या करते हो, टाइम स्पेंड कैसे करते हो, हाँ वहां पे हाँ। अगर हमें बोलेंगे कि अच्छा नहीं है तो फिर वो तो बहुत नेगेटिव जाता है मैम। बिल्कुल। तो इसका सोल्यूशन यही है कि अगर अच्छा है, अच्छे रिलेशन से पेरेंट्स के साथ, फिर तो बहुत अच्छी बात है, हम्म। उनके साथ अच्छे से टाइम स्पेंड करो। और अगर कई बार हो जाता है कि अनबन हो जाती है घर में, तो हम हाँ। उसका सोल्यूशन ये है कि भाई रिजॉल्व करो उसे यार, कि अगर एग्जैक्टली। पेरेंट्स नहीं हो तो और किसके साथ रहोगे तुम। बिल्कुल। तो मैम पेरेंट्स वाले में ऐसे है कि उनसे उनके साथ उनसे सब कुछ डिस्कस करने के बाद उसे लिख दो। ठीक है। आपके पेरेंट्स आपके बारे में कुछ खराब नहीं बोलेंगे, और आपकी अच्छी क्वालिटीज ही बताएंगे। तो बिल्कुल। हम सब कुछ लिख सकते हैं कि वो हमें ऐसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज देते हैं घर की, जैसे हम्म। मेरा छोटा भाई है तो मेरे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दे देते हैं कि इसकी पीटीएम अटेंड कर लो, इसकी स्टडीज देख लो एक बार कैसे होता है। तो हम हाँ ये हाँ। भी काफी रिस्पॉन्सिबिलिटी की चीज है, बिल्कुल। क्योंकि उसकी तो पूरी लाइफ डिपेंड कर रही है ना उस चीज पे, वो पूरी लाइफ उसकी मेरे ऊपर डाल रहे हैं, तो मतलब इसका मतलब ये है कि काफी अच्छा है, इंटरेस्ट होगा ही उन्हें। तो हम ये बिल्कुल। सब मेंशन कर सकते हैं। और नेगेटिव क्वालिटीज कुछ मैम खास होती भी नहीं है इतनी पेरेंट्स के साथ, थोड़ी वही है कि फोन नहीं चलाता, पढ़ाई कम करता है, खेलता हम्म। ज्यादा है, तो हम हाँ ये हाँ। मेंशन करने की जरूरत नहीं है, ये तो छोटी मोटी चीजें होती हैं, ट्रू। खामखा क्यों मेंशन करनी। एग्जैक्टली। अ, और मैम एम्प्लॉयर में यही था कि मैं डिकैथलॉन में काम करता था पहले। ठीक है। तो डिकैथलॉन में मेरी कोच जो थी, उन्होंने मुझे एक बार बोला था कि यू ब्रिंग पॉजिटिव एनर्जी टू द होल स्टोर। तो अरे मैं वाह। ये लाइन हर बार मेंशन करता था मैम एसडी में, तो ये मेरे को लगता था कि काफी अच्छी चीज बोली उन्होंने मुझे। और बिल्कुल। और ये काफी अच्छी चीज है भी, तो हम्म। क्योंकि मैंने देखा क्यों डिकैथलॉन क्या है कि डिकैथलॉन में हायरार्की नहीं होती कि हम्म। ये मैनेजर है और ये एम्प्लॉय है, वहाँ पे हम्म। सब स्पोर्ट लीडर होते हैं। ठीक तो है। वी वर्क एज अ टीम। तो हम्म। मैं ये भी एक्सप्लेन करता था अपने एसडी में कि हम सारे टीम की तरह काम करते हैं, देयर इज नो मैनेजर, देयर इज नो एम्प्लॉय, हम्म। सब एक दूसरे की हेल्प करते हैं कामों में, जिसको हम्म। भी जो काम किया होता है। और ऐसे होता है कि जैसे मैं फिटनेस में था, कोई हाँ। और बंदा बैडमिंटन में है, तो जैसे ठीक है। मेरा काम खत्म हो गया तो मैं उसकी भी हेल्प कर दूंगा। हम्म। तो हम ये दिखाता है कि बंदा टीम वर्कर है और अच्छे से, मतलब वर्क एनवायरनमेंट में अच्छे से काम कर लेता है लोगों के साथ टीम्स में। बिल्कुल। तो हम फिर इसके बाद फ्रेंड्स का आता है। हम्म। तो हम फ्रेंड्स जो मेरे क्लोज्ड हैं, मैं उनसे उनका फीडबैक लिया था और फिर उसमें खुद अपना ऐड करके कुछ लिख दिया था कि जैसे कि हम्म। फ्रेंड्स का क्या होता है कि फ्रेंड्स अब बुरे टाइम पे काम आते हैं, हमें जरूरत है तो फ्रेंड्स हमारी हेल्प करेंगे, फ्रेंड्स को जरूरत है तो हम उन्हें हेल्प करेंगे। और हम बिल्कुल। दूसरी चीज क्या होती है कि सीक्रेट शेयर कर लेते हैं हम फ्रेंड्स के साथ। हम्म। तो अगर आप किसी को अच्छा फ्रेंड मानते हो तो उसके साथ सीक्रेट शेयर करोगे ही, और अगर वो भी आपके साथ सीक्रेट शेयर करेगा तो हम ये मेंशन कर सकते हैं। तो मैम ये काफी अच्छी चीज दिखाती है कि हम्म। इसके साथ सीक्रेट शेयर कर रहा है बंदा, तो मतलब इसका मतलब है कि ट्रस्ट कर। भरोसा करता है तो मतलब अच्छा इंसान है। बिल्कुल। और फिर इसके बाद मैम वो आता है कि व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू आर एंड व्हाट काइंड ऑफ पर्सन यू वांट टू बिकम। Yeah, that is तो very important. I was waiting for this one only. तो Okay. मैम इसमें ऐसा है कि इसमें झूठ लिखने से कुछ फायदा नहीं है, क्योंकि अगर इसमें हम झूठ लिखेंगे तो वो पकड़ लेंगे इंटरव्यू में, या फिर बिल्कुल। साइक अब हमारी साइके डोजियर से पता कर लेगा कि ये ऐसा इंसान है या नहीं है। राइट। तो हम इसमें क्या करना चाहिए कि अपने आप को ऐसा इंसान बनाओ जैसा आप चाहते हो। बिल्कुल। फिर उसमें सच्चाई लिखो एसडी में कि मैं ऐसा हूँ, मतलब हम्म। मैं हमेशा अपने आप को इम्प्रूव करने का ट्राई करता हूँ। राइट। मैं मतलब आई ट्राई टू मेक माई बेस्ट पॉसिबल डिसीजंस, हर जगह पे जहाँ पे भी मैं होता हूँ तो मैं बेस्ट पॉसिबल चीज करने की कोशिश करता हूँ कि उस सिचुएशन में क्या ठीक। करना चाहिए, या फिर अगर कोई ऑफिसर होता तो क्या करता, फिर मैं खुद को भी वैसे ही मतलब वैसे ही एक्ट करता हूँ जैसे कोई ऑफिसर करेगा। तो हम हम्म। ऐसे करते करते हमारी एसआरटीज भी अच्छी हो जाती है और हम अच्छे इंसान भी बन जाते हैं और एसडी भी हमारा अच्छा हो जाता है। बिल्कुल। ऐसा है कि आई वॉज हाँ लिसनिंग जी यू मैम। पेशेंटली एंड कल भी मैंने जब आपकी पूरी स्टोरी सुनी ना, हिमांशु, मैंने एक चीज रियलाइज करी, आपने अपनी गलतियों से बहुत ज्यादा सीखा है। एंड व्हेन इट कम्स टू पर्सनल इंटरव्यू यू वर टेलिंग दैट इनिशियली यू आर गिविंग वेरी रॉ आंसर्स, रॉ इन द सेंस नॉट स्ट्रक्चर्ड। क्या बोलना चाहिए क्या नहीं बोलना चाहिए वो आप बाइफ्रिकेट नहीं कर पा रहे थे। बट लेटर ऑन यू हैव रियली ऑब्जर्व्ड योर फ्लॉज की कहाँ हम गलत कर रहे हैं। एंड उन बेसिकली जो ब्लंडर करें उनको फिर आपने उन चीज़ों पे काम करके उसको रिजॉल्व किया। एंड इन द लास्ट इंटरव्यू you did that was regarding personal interview, उसमें आपको directly it was very on flowing conversation and उसमें आपको recommendation मिला. So how was your interview experience so far? मैम अगर मैं बताऊं तो जैसे आप बोल रहे थे कि पहले मैं काफी ब्लंटली आंसर दे देता था, वो Right. उसका रीजन यही था कि अच्छे से एक तो एक्सप्रेस करना नहीं आता था और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे नहीं थे। Right. तो मैम इसका मैं एक एग्जांपल भी दे दूंगा आपको, मतलब जो लास्ट टू जिसमें मैं रिकमेंड नहीं हुआ था, कॉन्फ्रेंस आउट हुआ था, लास्ट मेरी हम्म। कॉन्फ्रेंस आउट जो थी, हम्म। उसमें मतलब मैं फिटनेस डिपार्टमेंट में था डिकैथलॉन के, तो उसने उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि हिमांशु, ओके टेल मी
आई वांट टू रिड्यूस 5 kgs ऑफ वेट एंड 3 inches फ्रॉम योर बेली, फ्रॉम माय बेली, ठीक है। तो व्हाट वुड यू सजेस्ट मी? तो मैंने हाँ। डायरेक्टली बोल दिया, सर इट इज इम्पॉसिबल टू स्पोर्ट रिड्यूस फैट, दैट इज मतलब दैट इज रियली हार्ट ब्रेकिंग टू हियर बट दिस इज द ट्रूथ। तो ओके। उसने शक्ल बना ली। मतलब होता क्या है कि जहाँ पे हमारा बॉडी का सेंटर ऑफ मास होता है, हाँ। वहां से फैट सबसे लास्ट में जाता है, तो बेली सेंटर ऑफ मास है तो वहां पे सबसे लास्ट में जाएगा। तो मेरे को ऐसा बोलना चाहिए था, सर मतलब ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्टली बेली फैट कम कर लोगे, यू कैन रिड्यूस इट बट इट विल टेक टाइम, नॉट बिल्कुल। एंड द फैट विल बी गॉन फ्रॉम योर बॉडी, फ्रॉम योर फुल बॉडी, लाइक फ्रॉम आर्म्स, फ्रॉम लेग्स, नॉट ओनली फ्रॉम योर बेली। तो मुझे ऐसे थोड़ा बोलना चाहिए था, थोड़ा डिप्लोमेटिक आंसर भी देना चाहिए। हम्म। तो लेकिन मैंने डायरेक्टली बोल दिया, तो वो ऐसा है कि उससे कुछ नेगेटिव तो नहीं हुआ लेकिन कुछ पॉजिटिव भी नहीं हुआ। बिल्कुल। तो वैसे ऐसे ही हो गया कि चल ठीक है, बोल दिया आंसर। हम्म। और मैम इसमें ये था, फिर मैंने एक मॉक इंटरव्यू दिया था बीच में, तो उन सर ने मुझे बोला था कि हिमांशु, व्हेन आई टुक योर इंटरव्यू हम्म। देयर वाज नथिंग रॉन्ग इन दैट, हम्म। बट देयर वाज आल्सो नॉट वेरी गुड थिंग्स। मतलब यू वर आंसरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग द आंसर्स। हाँ। कि इसमें मैं एग्जांपल ले सकता हूँ कि अगर वो मेरी एजुकेशन के बारे में पूछ रहे हैं, तो एक हाँ। तो मैं बोल दूं कि सर आई स्कोर 78% इन माई टेंथ क्लास, 69% इन ट्वेल्थ क्लास एंड 64% इन ग्रेजुएशन। एक ओके। मैं ऐसे बोलूं सर, थोड़ा एक्सप्लेनेशन देके कि सर आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट एंड आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन मेनी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज एंड को-करिकुलर एक्टिविटीज, हाँ। that's why I was able to score only 78% and हाँ। 69%। तो हम्म। हम ऐसे आंसर करने का भी तरीका होता है, ये भी मैंने धीरे धीरे इंटरव्यू देख देख के ही सीखा है मैम। हम्म। तो मैम इंटरव्यू में यही था कि सबसे पहले तो कॉम्प्रिहेंशन भी चेक करते हैं, क्योंकि जो वो होता है CIQ होते हैं, वो बहुत सारे हाँ। क्वेश्चन एक साथ पूछते हैं कि हिमांशु स्टार्टिंग फ्रॉम द क्लास 10th, 12th एंड 11th, देन द स्पोर्ट्स एक्टिविटीज यू परस्यूड, द को-करिकुलर पूरा एक्टिविटीज, याद बहुत है सारे आपको। क्वेश्चन। तो वो बहुत सारी चीजें एक साथ दे देते हैं, तो वो बंदे के एक तो दो चीजें चेक करता है, एक तो प्रेशर हैंडलिंग एबिलिटी चेक करता है बंदे की, एग्जैक्टली। और दूसरा कि कॉम्प्रिहेंशन स्किल्स कैसे हैं इसके, कि वो एक साथ इतना सब कुछ ग्रास्प कर पाता है या नहीं कर पाता। बिल्कुल। पर मेरे केस में क्या था कि अभी जो लास्ट इंटरव्यू था उसमें हम्म। मैं ऑलरेडी रिकमेंडेड था, तो शायद एक्सपेक्टेशंस कुछ ज्यादा ही हो गई थी सर की। हम्म। तो उन्होंने दो को CIQ कंबाइन करके पूछ लिया मुझसे, माय ये गॉड। एजुकेशन वाला भी और इसके बाद फिर फ्रेंड्स वाला भी, और हम्म। जॉब इंटरेस्ट क्या थे मेरे 12th में, और हम्म। मैंने क्या कौन कौन सी मतलब वो NCC में मैंने कौन कौन से कैंप किए और कौन सी मेरे को रेजिमेंट ज्वाइन करनी है, वो सभी एक ही में ऐड कर दिया। माय गॉड। और हम इतना ही नहीं कि जैसे ऐसे हुआ कि जैसे मैंने 10th क्लास की मैंने अपनी बताई कि 10th क्लास में मेरे 78% मार्क्स थे, तो हम्म। उन्होंने बोला इतने कम। अच्छा, वो आपको मैंने बीच में इंटरप्ट भी कर रहे थे ड्यूरिंग द सीआईक्यू? हाँ जी मैम, CIQ ओके। बोल बीच बीच में इंटरप्ट कर रहे थे। जैसे हम्म। मैंने स्टार्ट किया कि सर आई स्कोर 78% इन माई 10th क्लास, सुना हम्म। इतने कम। हम्म। फिर मैंने बोला सर एक्चुअली आई वाज एन एवरेज स्टूडेंट एंड दैट्स द मोस्ट आई कुड स्कोर एट दैट टाइम। हाँ। हाँ। तो फिर कह रहा फिर भी यार 78% तो बहुत कम होते हैं। हाँ। हाँ। फिर मैंने कहा सर आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटी, आई यूज्ड टू प्ले हॉकी एंड एथलेटिक्स। तो उसने हम्म। बोला ठीक है आगे बढ़ो। तो ठीक है। फिर मैंने बोला मैम सर आई स्कोर्ड 69% इन माई 12th क्लास। ठीक हम्म। है ना, और कम हो गए। हम्म। फिर मैंने कहा सर आई वाज आल्सो इन्वॉल्वड इन स्पोर्ट्स एक्टिविटीज ड्यूरिंग माई 12th क्लास एज वेल। ओके। तो फिर उसने बोला अच्छा ठीक है। तो हम्म। फिर ही आस्क्ड अबाउट ग्रेजुएशन, मतलब ही डिडंट टेल मी द ग्रेजुएशन, मतलब मैंने खुद ही स्टार्ट कर दिया कि आंसर आई स्कोर 64% इन माई ग्रेजुएशन। तो फिर ओके। उसने बोला भाई तू तो गिरता ही जा रहा है। हम्म। बिल्कुल यही लाइन यूज की थी उन्होंने। ठीक तो है। फिर मैंने बोला सर आई वाज इन आई वाज अ पार्ट ऑफ NCC एंड आई वाज अ जूनियर अंडर ऑफिसर ऑफ माय कॉलेज इन NCC, सो ओके। आई हैड टू मैनेज बोथ स्टडीज एंड NCC, तो दैट्स व्हाई माय स्कोर इज लो। तो हम्म। ही सेड वन लाइन, भाई एक ही बहाना कितनी बार ही चलाएगा। During the interview, he said that. यस मैम, Okay. ही सेड भाई एक ही बहाना कितनी बार चलाएगा, एक ही बार तो चलेगा, तीन तीन बार थोड़ी ना। हम्म। फिर मैंने बोला सर बट दैट इज द ट्रूथ, दैट इज द हाँ। रीजन दैट माय परसेंटेज वाज सो लो एंड आई मतलब even in NCC I was a junior under officer, so I had many responsibilities and I have done मतलब many camps, the parasailing camp and the time attachment camp। कह रहा चल ठीक है आगे। फिर इतने में क्या हुआ कि मैं अगला क्वेश्चन ही भूल गया इतना इंटरप्ट होने के बाद कि क्या था। Makes sense. हाँ। तो मैंने कहा मैम सर जस्ट गिव मी 10 seconds, लेट मी रिकॉल दी क्वेश्चंस। तो हम्म। मुझे याद आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक नेक्स्ट है। क्वेश्चन था स्पोर्ट्स और को करिकुलर एक्टिविटीज पे। हाँ। तो हाँ। वो मैं ऑलरेडी बता चुका था, जो क्योंकि उसने मुझसे पूछ लिया था कि 10th में इतने क्यों थे, लेकिन मुझे फिर बताने पड़ेगी, उसने बोला कि बताओ। तो फिर मैंने हम्म। फिर वही सेम चीजें बताई। तो फिर ठीक है। उसके बीच में भी वो इंटरप्ट कर रहा कि अच्छा हॉकी में कहाँ खेले हो, क्या करा है। फिर मैंने हम्म। कहा सर हॉकी में जोनल से खेले हैं मैंने स्कूल टाइम पे, और कॉलेज टाइम पे टग ऑफ वॉर खेला है। हम्म। तो फिर उसने ऐसे बीच में हॉकी के मेजरमेंट्स पूछ लिए, ग्राउंड पूछ लिया, कौन अच्छा प्लेयर है इंडिया का।
तो इसमें बीच बीच में इंटरप्ट, और फिर मैं अगली बार भूल ही गया बिल्कुल, वो मुझे याद करने से भी क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन याद नहीं आया। हम्म। तो मैंने 10 सेकंड बाद ये बोला, सर आई एम रियली सॉरी बट आई फॉरगॉट द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चंस, कैन यू प्लीज रिमाइंड मी। हाँ हाँ। तो फिर उन्होंने ऐसे ऐसे शक्ल सी बना के थोड़ा बता दिया कि चलो ठीक है ये था। हम्म तो फिर मैं बोलने लगा, तो फिर वो बीच में इंटरप्ट कर रहे, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आया था टीचर का कि हम्म। कौन सा टीचर तुम्हें अच्छा लगता था, कौन सा नहीं लगता था। ठीक। मैम आई रियली लाइक माय फिजिक्स टीचर, क्योंकि मतलब आई वाज अ वीक स्टूडेंट, मतलब बिलो एवरेज स्टूडेंट इन 12th क्लास, सो ठीक। माय फिजिक्स एंड केमिस्ट्री वर नॉट दैट गुड, ठीक है। बट माय फिजिक्स टीचर लाइक ही शी रियली गेव इम्पोर्टेंस टू मी, क्योंकि मैं काफी वीक स्टूडेंट था, वीक स्टूडेंट होने के बावजूद भी उन्होंने काफी इंपॉर्टेंस दी थी मुझे, ठीक। क्योंकि मतलब सारे डाउट्स क्लियर करना, प्रैक्टिकल में हेल्प करना। और हम्म हम केमिस्ट्री टीचर का बिल्कुल उल्टा था। केमिस्ट्री हम्म। टीचर थोड़ी वैसी थी कि मतलब जो ब्राइट स्टूडेंट्स हैं उन पे थोड़ा ज्यादा ध्यान दे रही है। तो यहाँ पे ओके। मुझे इंटरप्ट कर रहे हैं कि अच्छा तू केमिस्ट्री में अच्छा नहीं था, तेरे केमिस्ट्री मतलब मेरे केमिस्ट्री में 50 मार्क्स हैं आउट ऑफ 100 बोर्ड्स में। ओके। तो उसने बोला कि तू केमिस्ट्री में अच्छा नहीं था तो अच्छा मतलब तेरा केमिस्ट्री का टीचर अच्छा नहीं है। हम्म फिर मैंने कहा सर ऐसा नहीं था, मतलब हम्म। शी वॉज अ रियली गुड टीचर, बट मतलब हमारी वाइब्स मैच नहीं हुई, मैंने ऐसे बोल दिया था। ठीक है। फिर तो फिर इसके बाद क्या हुआ कि मैं फिर से क्वेश्चन भूल गया, CIQ के क्या थे। तो फिर उन्होंने ऐसा डेथ स्टेयर दिया मुझे सर ने, हम्म। ऐसे करके। तो मैंने कहा सर आई एम रियली सॉरी, दिस टाइम आई विल मेक श्योर दैट आई डोंट फॉरगेट इट, प्लीज जस्ट टेल मी वंस मोर। तो फिर उन्होंने मुझे याद दिला दिया। फिर मैंने सारे क्वेश्चंस ऑर्डर ऑर्डर में दे दिए। हम्म। मतलब हुआ क्या था कि अगर नॉर्मल मुझसे CIQ पूछा होता और मैं आंसर कर रहा होता फ्लो फ्लो में, तो मैं सारे बता देता, लेकिन वो ठीक है। बीच बीच में इंटरप्ट भी कर रहे थे। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, तो मेरे को लगा कि ये इंटरव्यू तो भाई तेरा गया, तू रिकमेंड हो गया, उसके बाद कॉन्फ्रेंस आउट होगा। हाँ हाँ। तो मेरे को ऐसा ऐसी वाइब्स आ रही थी। ठीक तो है। लेकिन बाद में फिर उन्होंने लास्ट में मुझसे, मतलब लास्ट में तो नहीं, इस CIQ के लास्ट में मुझसे पूछा कि विच रेजिमेंट वुड यू लाइक टू ज्वाइन। हाँ तो हाँ। मैंने बता दिया मैम सर आई वुड लाइक टू ज्वाइन SF। हम्म सो कह रहा व्हाट इज SF। हम्म मैंने बोला सर इट्स द पैरा स्पेशल फोर्सेस हम्म। एंड, तो फिर उसने बोला कौन कौन सी रेजिमेंट्स होती हैं पैरा स्पेशल फोर्सेस की। मैंने कहा सर 1 2 3 4 9 10 21 आर द स्पेशल एंड द रेस्ट ऑफ द एयरबोर्न बटालियंस। ओके। तो मैंने उन्होंने बोला कि SF और एयरबोर्न के बीच में डिफरेंस क्या होता है। हम्म। तो फिर मैंने बताया कि सर SF स्पेशल ऑपरेशंस करते हैं, स्टेल्थ मेन उनका जो होता हाँ है हाँ। ऑपरेट करने का, स्टेल्थ हम्म। मेन कंपोनेंट होता है। तो फिर वो बोल रहे कि तो एयरबोर्न के ढोल बजाते हुए जाते हैं क्या। माय गॉड। तो मैंने कहा सर नो इट इज नॉट लाइक दैट, एयरबोर्न रेजिमेंट्स आर फॉर लाइक इफ यू वांट टू एयर ड्रॉप और सोल्जर्स इन द एनिमी टेरिटरी और समवेयर, तो हम्म। एयरबोर्न रेजिमेंट्स आर फॉर दैट पर्पस, बस SF आर डिफरेंट, SF ऑपरेट इन स्टेल्थ एंड इन स्मॉल टीम्स, ओके। फॉर एग्जांपल सर्जिकल स्ट्राइक्स एंड इफ दे वांट टू डू एनी मतलब सब, जैसे वो स्टोरी बताई थी मैंने कि किसी घर में किसी टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना है तो स्मॉल टीम्स में ऑपरेट करते हैं सब, तो ऐसे उन्होंने बोला। फिर उन्होंने मुझसे पूछ लिया कि अच्छा पैराशूट रेजिमेंट का जो इंसिग्निया होता है जो बैरे पे लगता है वो हम्म बता। तो उसमें वो मैंने बता दिया। फिर उसने बोला कि मतलब मैंने सब कुछ बता दिया था कि विंग्स होते हैं, बीच में डैगर होता है, ऊपर पैराशूट होता है, पीछे पैराशूट रेजिमेंट लिखा होता है, बैनर होता है। हम्म तो उन्होंने बोला कि नहीं एक चीज मिस कर रहा है तू, और मतलब जानबूझ के प्रेशर बनाने के लिए कि हम्म। मेरे को पता था कि मैंने अच्छे से बता दिया है पूरा। हाँ हाँ। तो लेकिन वो ऐसे बोल रहे कि नहीं यू आर मिसिंग समथिंग हिमांशु, याद करो। हम्म। तो फिर मैंने 10 सेकंड लिए लेकिन मुझे कुछ याद नहीं आया, तो फिर मैं ऐसे प्रेशर में हो गया थोड़ा कि यार बता तो दिया है और कुछ होता तो है नहीं, इतना ही होता है। फिर ठीक है। मैंने बोला नो सर आई एम श्योर दैट कि यही होता है। तो हम्म। फिर उसने बोला ओके हिमांशु ठीक है कोई बात नहीं, जाके देखना तुम्हें पता चल जाएगा। तो ठीक है। अगेन इट वाज टू मेक प्रेशर ऑन मी, मेरे मतलब मैम प्रेशर भी एक इंटरव्यू का मेन कंपोनेंट होता है कि बिल्कुल। इंटरव्यूइंग ऑफिसर यही चेक कर रहा होता है कि बंदा प्रेशर झेल सकता है नहीं, क्योंकि मतलब अगर कोई ऑफिसर बन जाएगा तो उसके नीचे 100 150 बंदों की मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, राइट। जितने भी होंगे मतलब एक कंपनी में अराउंड 100 मैन तो होते ही हैं, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी। तो मैम उनको हैंडल करना इज नॉट अ स्मॉल थिंग, ये काफी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और मैम काफी प्रेशर भी होता है बंदे पे। तो मैम मेरे ख्याल से ये सब भी चेक कर रहा होता है इंटरव्यू ऑफिसर कि राइट। बंदा प्रेशर हैंडल कर सकता है नहीं कर सकता। और मैम प्रेशर में डालने के लिए काफी टैक्टिक्स आजमाते हैं। एग्जैक्टली। मुझसे क्या पूछा था कि मैंने जैसे मास्टर्स नहीं करी है मैंने अपनी ग्रेजुएशन हम्म। के बाद, मैं जॉब कर रहा था। ठीक तो है। उसने मुझे बोला कि मास्टर्स क्यों नहीं कर रहे हो यार, तुमने पढ़ाई छोड़ दी। ऐसे हम्म थोड़ी होगा कि हम्म तुमने मतलब अपनी जान बचाने के लिए ऐसी, ताकि ज्यादा एफर्ट्स में लगाने पड़े, तुम पढ़ाई नहीं कर रहे हो, तुम ऐसी जॉब कर रहे हो छोटी मोटी। हम्म फिर मैंने कहा नहीं सर ऐसा नहीं है, मतलब मैं जॉब करने से क्या होता है कि एक तो मुझे आर्म फोर्सेज में ही जाना है मेन, हम्म और जॉब करने से मैं अपने आप मैं खुद सेल्फ इंडिपेंडेंट हो जाता हूँ, मुझे घर वालों के ऊपर प्रेशर नहीं डालना पड़ता।
बिल्कुल। कि मुझे अलग से पैसे दे दो ऐसे। ठीक है। तो फिर ये यहाँ तो चलो ठीक है, मैं उसने समझ गया कि मुझे लगा कि मुझसे रीजन पूछ रहा है कि मास्टर्स क्यों नहीं करी। हाँ हाँ। लेकिन जो मुझसे नेक्स्ट बंदा था, मुझसे नेक्स्ट टेस्ट नंबर 23, मेरा 22 था। तो हम्म। उसे ऐसे बोल रहे कि वो मास्टर्स कर रहा था, वो जॉब नहीं कर रहा था। तो उसे ऐसे बोल रहे कि यार, यू आर डूइंग मास्टर्स लेकिन यू आर टोटली डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स। you should you should take a part-time job, or any other job. Like, you should not be dependent on your parents for the finances. तो हम्म। देन आई गॉट टू नो कि हाँ, वो कुछ नहीं कर रहे प्रेशर। थे, मजे ले रहे थे, बस प्रेशर डालने की कोशिश कर रहे थे मेरे ऊपर। एग्जैक्टली exactly. वो यही हाँ करते हैं जी मैम। पता है हिमांशु। अगर कोई मास्टर्स कर रहा है तो उसको अलग तरीके से, कोई जॉब कर रहा है तो उसको अलग तरीके से। एंड चाहे वो मार्क्स हो चाहे वो स्पोर्ट्स एरिया हो, दे विल फाइंड अ लूप होल। हर किसी के लूप होल एरियाज होते हैं एंड दे विल ड्रिल। सो बेसिकली वहां पे आप कितना कामली सिचुएशन को हैंडल कर रहे हो वो काफी क्रिटिकल हो जाता है इस पूरी सिचुएशन में। हाँ जी मैम। तो मैम, वो जो विकास दिव्य कीर्ति सर है, उनकी एक वीडियो में उन्होंने बोला था कि इंटरव्यू का सर मेन पर्पस प्रेशर का ही है। हाँ। अगर वो चाहता होगा कि आप आंसर दो, तो हम्म। वो बोल देगा, वो पूछेगा कि बेटा तुम्हारे मामा जी का नाम क्या है। और अगर वो नहीं चाहता होगा कि तुम आंसर दो, तो वो पूछ लेगा, बेटा बताओ मेरे मामा जी का नाम क्या है। तो मैम, राइट। ये पूरे इंटरव्यू के टैक्टिक्स होते हैं बंदे को प्रेशर में डालने के। इन एग्जैक्ट। चीजों से बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना चाहिए, क्योंकि अगर प्रेशर ले लेंगे तो हमारी परफॉर्मेंस हिंडर होगी। राइट। और हम परफॉर्मेंस खराब जाएगी जाएगी तो इवेंचुअली हमारे रिजल्ट पे असर पड़ेगा। तो बिल्कुल। इसके लिए हमें अपने माइंड को ट्रेन करना चाहिए कि हम किसी चीज का भी प्रेशर ना लें, हर चीज को कामली हैंडल करें। और राइट। मैम, इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है, लाइक जैसे मुझे हो गए थे, मुझे मैम 10 अटेम्प्ट हो गए थे, मैं रिकमेंड नहीं हो रहा था। हाँ तो हाँ। इस चीज का भी एक अलग प्रेशर बना होता है कि वही। रिकमेंड नहीं हो रहे, इंटरव्यू और इंटरव्यूइंग ऑफिसर अलग प्रेशर बना रहा है, तो दोनों चीज का प्रेशर हो गया। तो हाँ हम हाँ। इसका हम ये कर सकते हैं कि हम एक बैकअप ऑप्शन रख लें कि हमें हमारा माइंडसेट ऐसा होना चाहिए कि हम्म। इवन इफ आई डोंट गेट सिलेक्टेड हियर, देन हाँ। आई विल बी गुड, आई विल डू गुड इन बिल्कुल। माय लाइफ। दैट इज वेरी हमें ऐसे माइंडसेट से मैम इंटरव्यू में जाना चाहिए, तो ये काफी हेल्प करता है प्रेशर रिलीव करने में। बिल्कुल। वो डेस्पिरेशन से दिख जाता है पता है हिमांशु हाँ जी कि मैम। आपका जब यही है सब कुछ है तो आपकी एसआरटीज आपके हर जगह आपको आमी आमी दिखता रहेगा। एंड आप जीटीओ के अंदर एक्स्ट्रा इतना एनर्जेटिकली आप कहीं ना कहीं, कई लोग इंजर्ड भी इस चक्कर में हो जाते हैं बिकॉज दे आर सो मच एनर्जेटिक। सो वो भी एक इंजरी का कारण हो जाता है। एंड सेकेंडली बैकअप बहुत होने से या आप कहीं जॉब कर रहे हैं तो एक सेंस ऑफ सिक्योरिटी है। तो वो प्रेशर भी नहीं होता है और आप बहुत कामली परफॉर्म करते हो। ये तो मुझे लगता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज होगी इंटरव्यू के रिगार्डिंग, कि आप सिर्फ इस पे डेडिकेटेडली डाइवर्ट ना करो अपने आप को, बट एक साथ में कुछ और ऑप्शंस को भी चेक करते रहो। तो वो आपको पता भी नहीं चलेगा, आप एसएसबी क्लियर भी कर जाएंगे। तो दैट इज समथिंग आई पर्सनली बिलीव। यस मैम। हम्म। यस मैम। और मैम, इंटरव्यू में फिर थोड़े बहुत वो क्वेश्चन आ जाते हैं इफेक्टिव इंटेलिजेंस चेक करने के, कि हाँ इंटरव्यूइंग हाँ। ऑफिसर ऐसे पूछ लेगा कि ओके मांशु, टेल मी द मेजरमेंट्स ऑफ दिस रूम। हाँ। वॉल्यूम तो निकालो। मैम, हाँ जी इसमें, एंड फाइंड आउट द वॉल्यूम, एंड ही आस्क्ड मी, इन माय केस ही आस्क्ड मी कि ओके टेल मी, हिमांशु टेल मी द लेंथ ऑफ दिस वॉल। ओके। तो एंड यूज अ कंसेप्ट दैट यू रेड इन एनसीसी। हम्म। तो फिर मैंने, फिर मुझे याद आ गया एकदम से कि वो जजिंग डिस्टेंस का वो होता है। तो फिर हम्म। उसने बोला पहले ये बता कॉन्सेप्ट कौन सा होता है वो, जिससे हाँ हाँ। डिस्टेंस, मतलब जिससे तू पता करेगा कि क्या है। फिर मैंने बोला सर जजिंग डिस्टेंस होता है। हम्म। तो फिर बोला अच्छा कैसे करते हैं। तो फिर मैंने बताया जैसे जैसे, मतलब मेरे एक फ्रेंड ने टीएससी का रखी है, हम्म। तो उसने मुझे काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया था ये, कि हम्म। पहले अपने फुल हाथ का डिस्टेंस लो, फिर उसका हाफ कर दो, उसका हाफ करते करते चले जाओ, तो आप ऐसे डिस्टेंस मेजर कर सकते हो किसी कितनी भी दूरी का। ठीक है। हाँ, तो मैम मैंने वो कंसेप्ट समझा दिया सर को, और फिर वो बोल रहे कि अच्छा तो ठीक है, बता दे कितनी लेंथ होगी। हम्म। तो फिर मैम वो बताया, तो फिर उन्होंने बोला कि अच्छा ब्रेड कितनी होगी। हम्म। फिर उन्होंने बोल लिया कि फिर तो मैंने पॉइंट्स में बताई, मतलब वो मेरी गलती होगी, मैंने लेंथ और ब्रेड पॉइंट में बताई कि सर 3.1 एंड 3.3 अरे। मीटर्स। हम्म। तो फिर उन्होंने बोला अच्छा एरिया निकालो। फिर मैंने कहा सर इट वुड बी अराउंड 10 मीटर्स राउंड ऑफ करके। तो फिर कह रहा आई डोंट वांट द राउंड ऑफ फिगर, आई वांट एग्जैक्ट। ओके। फिर मैंने थोड़ी सी टाइम लेके बता दिया उन्हें कि डेसिमल्स में भी इतनी वैल्यू होगी। फिर हम्म। उन्होंने बोला ओके, सो सपोज देयर इज अ कारपेट below me which has measurements of 1 into 2, तो what would be the leftover area of this room। तो वो तो नॉर्मल क्वेश्चन था, उसके एरिया में से उसका छोटे एरिया माइनस करना था। हाँ हाँ। तो फिर इसके बाद मुझसे ऐसे पूछ लिया कि ओके टेल मी द टॉपिक्स दैट यू रेड इन एनसीसी। ठीक है। क्योंकि मैंने एनसीसी कर रखी है, तो मुझे एनसीसी की नॉलेज भी होनी चाहिए मैम। तो उन्होंने एनसीसी के सारे टॉपिक्स पूछ लिए, मैप रीडिंग, जजिंग डिस्टेंस, वेपन ट्रेनिंग, फील्ड क्राफ्ट, बैटल क्राफ्ट, कि एक बिल्कुल। सेक्शन में कितने लोग होते हैं। और मैं फिर फॉर्मेशन पूछ लिया आर्मी की, हम्म। कि जैसे सेक्शन, प्लाटून, कंपनी, हम्म। फिर बटालियन, ब्रिगेड,
हाँ एंड देन फर्दर ऑन। और फिर मैम इसके बाद उन्होंने ऐसे ही ये कैलकुलेशन वाले क्वेश्चन पूछने के लिए मुझसे एक बहुत तिकड़म लगा के क्वेश्चन पूछा कि ठीक है। ओके हिमांशु, टेल मी हाउ लॉन्ग हैव यू रन, द लॉन्गेस्ट यू हैव रन हम्म, टिल नाउ। ठीक है। फिर मैंने बोला सर व्हेन आई टर्न 22 आई रैन 22 किलोमीटर्स दैट डे। ओके। तो फिर कह रहा अच्छा, एंड व्हाट टाइम यू टुक। फिर मैं हम्म, समझ गया कि ये कैलकुलेशन पे आने वाले हैं सर। तो मैंने क्या किया कि मतलब मैंने एग्जैक्ट टाइम नहीं बताया जितना टाइम मुझे लगा था, मैंने बोल दिया सर आई डिड इट इन 2 आवर्स। ओके। तो मेरी कैलकुलेशन आसान हो गई। हाँ हाँ। फिर उन्होंने बोला ओके टेल मी व्हाट वाज योर स्पीड। तो ओके। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, 22 अपॉन 2, इट वाज 11 किलोमीटर पर आवर। तो फिर उन्होंने बोला कि डिड यू रियली रन 11 किलोमीटर पर आवर। हाँ फिर हाँ। मैंने बोला यस सर, आपको प्रूफ तो था नहीं, तो मैंने बोल दिया हाँ। तो मैम Got ये the हुआ था यहाँ answers. पे, थोड़ा हम्म, सा मैंने मतलब अपनी थोड़ी smartly. वो चला दी कि अगर मैं बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम बताता 2 आवर्स एंड दिस मिनट्स तो मेरी कैलकुलेशन मुश्किल होती। तो यहाँ पे मुझे थोड़ा स्टार्टिंग में पता चल गया, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा वो बता दिया। हाँ, वो एरिया वाले एग्जाम्पल से आपने यहाँ पे स्मार्टली आंसर कर दिया। हाँ बिल्कुल। जी मैम। हम्म, और मैम एक मुझसे ज्योग्राफी का क्वेश्चन पूछा था, मतलब ज्योग्राफी भी नहीं था, उन्होंने ऐसे बोल लिया था कि ओके हिमांशु 2020 वाले जो ओलंपिक्स थे वो कहाँ पे हुए थे। ठीक है। मैंने बोला सर टोक्यो में हुए थे। हम्म तो उन्होंने बोला टोक्यो कहाँ पे है। मैंने कहा हम्म, सर इट्स इन जापान। हाँ तो हाँ। फिर उन्होंने बोला कि हिमांशु सपोज तुम्हें जापान जाना है ठीक है। लेकिन फ्लाइट्स अवेलेबल नहीं है, तो कैसे जाओगे। हम्म तो फिर मैंने बोला सर कि आई गो बाय वाटर। फिर हम्म, कह रहा एंड व्हाट वुड बी द रूट दैट यू विल टेक। ठीक है। तो उन्होंने वो सारा पूरा रूट पूछ रहे थे कि कौन कौन से ओशंस बीच में आएंगे। हाँ हाँ। तो वो अनफॉर्चुनेटली, मतलब फॉर्चुनेटली या फिर लकीली मुझे याद रह गया, पता नहीं कैसे मेरे हम्म माइंड में आया। मतलब मैंने कभी ऐसे देखा नहीं है रूट पूरा। तो ठीक है। एकदम से मेरे माइंड में आ गया कि सर इट वुड बी फर्स्ट बे ऑफ बंगाल फ्रॉम विशाखापट्टनम कोस्ट, देन इट वुड बी द स्टेट ऑफ मलक्का अबव ठीक है। इंडोनेशिया, देन इट वुड बी साउथ चाइना चाइना सी, हाँ एंड देन हाँ। विल रीच जापान। फिर ओके। बोला, फिर वहां से वो थोड़ा इम्प्रेस से हो गए कि वाह यार सही नॉलेज है इसको तो। हम्म, कि फिर मैंने कहा, फिर मतलब ऐसे फिर मेरा काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा, मेरे को ऐसा लगा ऐसी वाई वाई कि सर थोड़ा ऐसे कि हाँ पता है बंदे को कुछ। ठीक है। तो फिर मैम उसके बाद फिर सारा नॉर्मल फैमिली के साथ टाइम वगैरह पूछ रहे थे हम्म, कि हाँ फैमिली के साथ कैसे टाइम स्पेंड करते हो, प्रॉब्लम होती है तो किसको अप्रोच करते हो। हाँ हाँ। तो हम इसमें क्या होता है कि ज्यादातर लड़के ना मतलब ऐसे बोलते हैं कि आई अप्रोच माई मदर हम्म, व्हेनेवर आई एम इन प्रॉब्लम। तो ये ऐसे दिखाता है कि फादर के साथ उतना क्लोज नहीं है जितना मदर के साथ क्लोज है। लेकिन मैं हाँ मेरे केस में थोड़ा मतलब इक्वल ही है कि मैं दोनों के साथ में सेम क्लोज हूँ। तो हाँ हाँ। मतलब मेरा पापा के साथ मेरा बहुत बॉन्ड काफी अच्छा है, और मम्मी के साथ भी, तो मैं मम्मी पापा को भी अप्रोच कर देता हूँ। तो हम्म यहाँ पे मैंने थोड़े सा दिमाग भी लगाया, क्योंकि हम्म, वो मतलब पापा की एज के होते हैं, सामने बैठे होते हैं, तो अगर मैं उन्हें थोड़ा ऐसे इमोशनली वो करूंगा कि मेरा पापा के साथ अच्छा बॉन्ड है, तो वो भी शायद इमोशनल हो जाए हाँ कि हाँ। वाह यार। तो मैंने ऐसे बोला कि आई अप्रोच माय फादर व्हेनेवर आई एम इन प्रॉब्लम। हम्म, तो फिर उन्होंने बोला अच्छा तो व्हाट वाज द लास्ट प्रॉब्लम यू डिस्कस्ड। तो फिर मैंने वो बता दी मैम कि हुआ क्या था कि मेरा सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर का सिलेक्शन हो गया था मैम। ठीक लेकिन है। वहां पे मुझे छुट्टी नहीं मिल रही थी, मतलब छुट्टी हम्म एसएसबी के लिए, तो मैंने छोड़ दी थी। हम्म, तो मैम तो मैंने उन्हें बता दिया कि दिस वाज द लास्ट प्रॉब्लम दैट आई डिस्कस्ड बिकॉज इट वाज अ रियली इंपॉर्टेंट डिसीजन फॉर माय फ्यूचर बिकॉज इट इज नॉट इजी टू गेट एन एनी गवर्नमेंट जॉब हाँ in हाँ। मतलब these days. So I हम्म had to leave a government job and then go appear for SSB. But luckily I got recommended in my next attempt. हम्म, तो this I told the interviewing officer, तो उन्होंने भी बोला कि अच्छा ठीक है चलो। ठीक है। तो फिर उसके बाद नॉर्मल क्वेश्चंस थे मैम प्रेशर के, कि वही प्रेशर डालने के लिए कि वो ऐसे बोल रहे थे कि हिमांशु यू यूज टू लिव इन दिल्ली, मतलब यू आल्सो लिव इन दिल्ली राइट नाउ, हाँ बट हाँ। स्टिल यू डिड योर ग्रेजुएशन फ्रॉम शाहदरा। हम्म ऐसे ही शक्ल बना के, एंड फ्रॉम श्यामलाल कॉलेज। हम्म, तो मैं समझ गया कि मेरे ऊपर वो प्रेशर बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरा तो बेकार सा कॉलेज है। हाँ फिर हाँ। उन्होंने ऐसे बोला कि देयर आर मेनी गुड कॉलेज इन दिल्ली, केएमसी एंड हंसराज खालसा कॉलेज। हाँ फिर हाँ। फिर पहले तो मैंने अपने कॉलेज के लिए स्टैंड लिया यहाँ पे। मैंने बिल्कुल। बोला सर इट इज नॉट लाइक दैट शामलाल इज अ बैड कॉलेज, इट इज अ रियली गुड कॉलेज, इट कम्स इन टॉप 50 ऑफ द ओवरऑल कॉलेजेस इन इंडिया। तो बिल्कुल। ये काफी इंपॉर्टेंट था मैम, क्योंकि अगर मैं भी सर से एग्री कर जाता कि श्यामलाल कॉलेज हम्म बेकार है, तो मैम क्या ही इमेज पड़ती कि मैं अपने कॉलेज के लिए स्टैंड नहीं ले रहा हूँ, सर बेकार बोल रहे हैं। तो मैं बिल्कुल। भी एग्री कर रहा हूँ। तो मैम हम्म ऐसी ऐसी बात नहीं है, मेरा कॉलेज काफी अच्छा कॉलेज है। वो अलग, मतलब अगर कंपैरिजन करें तो ऐसा नहीं है कि मेरा कॉलेज बहुत खराब है या फिर दूसरे बहुत बेटर है मैम। हर चीज का रिसोर्सेज भी होते हैं मैम, वो सेंट्रल दिल्ली में है बाकी सारे कॉलेजेस, केएमसी, हंसराज।
और मेरा थोड़ा ऑफ कैंपस हो जाता है, तो फंड्स की प्रॉब्लम आ जाती है कि फंड्स वहाँ पे ज्यादा लग रहे हैं, यहाँ पे कम लग रहे हैं। और बिल्कुल। तो मैम यहाँ पे मैंने अपने कॉलेज के लिए स्टैंड लिया, और फिर उन्होंने बता दिया कि सर ऐसा नहीं है कि शामलाल बेकार कॉलेज है। और इफ यू आर टॉकिंग अबाउट कि मैंने केएमसी में एडमिशन क्यों नहीं लिया, तो यू कैन लुक एट माय मार्कशीट एंड यू कैन टेल दैट आई डिड नॉट मतलब achieve any good percentage marks to take admission in K. Rodimal College, because at that time 97-98% used to be the last cut off that हाँ, कॉलेज करेक्ट एडमिशन था। बंद कर देते थे। तो हम्म। मैम सर फिर मैंने बोल दिया सर मेरी परसेंटेज पे श्यामलाल में एडमिशन हो सकता था, मैंने श्यामलाल में ले लिया। और बिल्कुल। सर मेरे घर के भी पास था, हाँ हाँ। शाहदरा में ही, पाँच ठीक छह है। किलोमीटर का डिस्टेंस। तो उसने बोला कि अच्छा ठीक है। तो हाँ हाँ। वहां पे मेरे को लग रहा है उन्हें ये चीज भी काफी अच्छी लगी होगी कि इसने अपने कॉलेज के लिए स्टैंड लिया। बिल्कुल। हाँ जी मैम, देखो, तो फिर इसके बाद जो मैम। डिस्कशन आपने किया है हिमांशु, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है, एंड द वे यू आर हैंडलिंग द सिचुएशन। आई कैन रिमेंबर यू आर द सेम पर्सन हु यूज्ड टू गिव रॉ आंसर्स, एंड नाउ यू आर टेकिंग स्टैंड फॉर योरसेल्फ एंड योर सराउंडिंग एंड योर कॉलेज एंड एवरीथिंग। तो ये बहुत बड़ा चेंज है, और मुझे लगता है कि ये चीज तो सबको सीखनी चाहिए जो भी देख रहा है इस वीडियो को। चलिए फिर अब जीटो के बारे में बात करते हैं। एज हाँ वी वर जी मैम। डिस्कसिंग, विल टॉक अबाउट 2 to 3 टास्क, बिकॉज आई फील लाइक नो टास्क है, हर टास्क का अपना एक इंपॉर्टेंस है हिमांशु, इट इज वेरी एविडेंट। बट कुछ ऐसे टास्क होते हैं जहाँ पे हमें लगता है कि ये टास्क इतना इंपॉर्टेंट है नहीं, बट कहीं ना कहीं उसका भी एक कहीं ना इंपॉर्टेंस छुपा होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू, यू फील लाइक 2 to 3 टास्क विच आर वेरी इंपॉर्टेंट, but you are taken very much for granted by the candidates, and they should look around certain other parameters also कि इधर भी ध्यान देना चाहिए। So any task you feel like? यस मैम। हम्म। मैम सबसे पहले तो मैं जीडी पे ही आऊंगा मैम। जीडी सबसे पहला टास्क होता है जीटीओ का। तो ठीक है। और जीडी मतलब दो दो तीन सीरीज होती हैं जीटीओ की, कि कन्फर्मेटरी सीरीज एंड स्टार्टिंग सीरीज, मतलब मुझे नाम याद नहीं है। मतलब हम्म। जो स्टार्टिंग के 4 टास्क होते हैं उनमें जीटीओ अपना मतलब चेक करता है कैंडिडेट्स को कि कौन रिकमेंडेबल है कौन नहीं है। हाँ हाँ। तो सबसे पहला टास्क जीडी होता है। तो मैम जीडी में क्या होता है कि जो लीड्स मिलती हैं, हम्म। कुछ कैंडिडेट मतलब 3 लीड्स मिलती हैं। तो कुछ हम्म। कैंडिडेट्स होते हैं कि मतलब लीड भी स्विच करते रहते हैं आपस में, कि हम्म। पहले इस लीड पे बोल दिया, फिर दूसरा पॉइंट अगर उस लीड पे ध्यान आ गया तो वो भी बोल दिया। तो मैम ये काफी मतलब ये काफी पॉजिटिव पॉइंट नहीं है, क्योंकि इससे पता चलता है कि अपनी चीज के लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हो आप, बिल्कुल। अपनी ही लीड पे स्टैंड नहीं ले पा रहे हो। तो और मैम दूसरी चीज ये गलती करते हैं बच्चे की, हम्म। मतलब दूसरे को काटने, अपना पॉइंट देने की हाँ बजाय दूसरे को काटते हैं कि तेरा पॉइंट गलत है, ये हाँ। लीड खराब तूने चूज की है, मेरा पॉइंट बेटर है। हाँ और हाँ। मैम जीटीओ क्लियरली इंस्ट्रक्शंस दे चुका होता है कि आपको किसी कंक्लूजन पे नहीं आना है। बिल्कुल। इट्स जस्ट अ हेल्दी डिस्कशन, जैसे राइट। आप अपने दोस्तों के बीच में करते हो। हम्म। तो मैम ये एक चीज बहुत खराब होती है कि दूसरों को काटते हैं, क्योंकि दूसरों को काटने से क्या होता है कि अपना तो नेगेटिव जा रहा है और उसका बिल्कुल। पॉइंट भी गलत प्रूफ कर रहे हो तुम। तो एग्जैक्टली। दोनों को लेकर डूब रहे हो। हम्म। तो मैम इसका अच्छा ये है कि अगर किसी और इंसान ने अपना पॉइंट दिया है तो उसको भी सुन लो और अपना पॉइंट फिर उसके बाद दो, कि बिल्कुल। मतलब उसके नेगेटिव में ना जाए, क्योंकि इससे ये भी हम्म। दिखता है कि हम एक ग्रुप है, हम एक टीम की तरह काम कर रहे हैं, हम एक चीज पे डिस्कशन कर रहे हैं। हाँ तो हाँ। इससे दिखेगा कि बंदा टीम वर्क करता है और टीम के बिल्कुल। साथ अच्छा है, अपने रूममेट्स के साथ अच्छी बॉन्डिंग है इसकी। अब अगर हम्म। लड़ाई करते रहेंगे जीडी में, जेंटलमैन आई डोंट एग्री विद यू, हाँ दीज हाँ। फैक्ट्स आर रॉन्ग, तो ये काफी नेगेटिव चीज हो जाती है मैम। और जीडी में मैम सबसे इंपॉर्टेंट नॉलेज भी चेक हो रही होती है, हम्म। क्योंकि जीडी होता है नॉलेज के लिए। तो बिल्कुल। मैम जीडी का एक कंसेप्ट है, ये भी मुझे कोचिंग में बताया था तो कर्नल महेंद्र पाल सिंह सर ने, ठीक कि है। एलईडी, लॉजिक एग्जाम्पल डेटा। तो मैम ठीक है। जो हमने लीड चूज की है उसका सबसे पहले लॉजिक देना है कि हमने क्या लीड चूज की है, हम्म। एंड फिर उसके बाद मैम उसके एग्जांपल्स देने हैं, हम्म। कि फिर उसके बाद उसका डेटा कि इतने परसेंट ये जीडीपी में इंक्रीज हुआ है, इतने परसेंट लोग यूपीआई यूज करने लगे हैं इंडिया बिल्कुल। में इसके बाद। तो हम्म। मैम इससे क्या होता है कि जीटीओ समझता है, कि जीटीओ को पता चलता है कि बंदा हवा में बात नहीं कर रहा है, कि बस बस ऐसे बोल, जस्ट ही इज नॉट आंसरिंग जस्ट फॉर द सेक ऑफ आंसरिंग और जस्ट द सेक ऑफ स्पीकिंग। ही राइट। नोज द डेटा, दैट्स व्हाई ही हैज चोजन दिस लीड, एंड ही आल्सो हैज प्रीटी गुड नॉलेज अबाउट द टॉपिक। राइट। तो मैम एक तो जीडी में ये हो गया। हम्म। और मैम दूसरा टास्क मैं करूंगा डिस्कस लेक्चरेट मैम। ठीक है। लेक्चरेट मैम कंफर्मेटरी सीरीज का पार्ट होता है, कि लेक्चरेट आने तक ना जीटीओ अपना मन बना चुका होता है हम्म। कि सिलेक्ट करना है नहीं करना, वो बस कंफर्म कर रहा होता है कि। हम्म। और मैम लेक्चरेट सबसे इम्पोर्टेंट, लेक्चरेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, लाइक इससे पता चलता है कि आप ऑडियंस को अपने से कनेक्ट कर सकते हो या नहीं कर सकते, बिल्कुल। आप जो आपके जवान होंगे उन पे इम्पैक्ट डाल सकते हो या नहीं डाल सकते, क्योंकि जब तक उन पे इम्पैक्ट नहीं डालेगा वो आपको फॉलो नहीं करेंगे ब्रांडली बिल्कुल। बैटल में। राइट। तो मैम ये काफी एक इम्पॉर्टेंट स्किल होता है किसी बंदे का, कि लोग ऑडियंस को कनेक्ट कराए और हम्म। ऐसी लैंग्वेज में बोले कि मतलब ये भी नहीं कि मतलब मैं तो नॉर्मली बोलता हूँ कि मेरे स्पीकिंग स्किल्स इतने कुछ खास नहीं है,
बिल्कुल। तो ज्यादा हाई फाई वोकैब यूज नहीं करता मैं। हाँ हाँ। तो मैम ऐसा हो कि हमारी जैसी ऑडियंस है उसके उनको समझ में आए बिल्कुल। कि लेक्चरेट हम ऐसी लैंग्वेज में अपनी उसको तैयार करें, उस लैंग्वेज में बोले। और हम्म। हम टॉपिक ऑफ टॉपिक ना जाए, कि ऐसे होता है कि लोग मतलब टॉपिक से बिल्कुल ही अलग चले जाते हैं। जैसे कोई एक टॉपिक आ गया, उसमें एक चीज का जिक्र कर दिया, हाँ तो हाँ। उसी टॉपिक पे फिर बोलने लग जाएंगे तो अपना टाइम निकालने के लिए। तो मैम यहाँ पे जीटीओ देख लेता है कि इसको नॉलेज नहीं है, ऐसे ही बकवास करे जा रहा है। बिल्कुल। और मैम एक और चीज ये भी होती है कि 4 टॉपिक होते हैं। एक हम्म। बहुत हार्ड होता है, सबसे ऊपर वाला, और सबसे वाला बहुत मुश्किल आसान होता है। ठीक है। तो मैम होता क्या है कि बच्चे कई बार ये चूज कर लेते हैं कि सबसे हार्ड वाला टॉपिक बोलूंगा तो पॉजिटिव इंप्रेशन जाएगा, जीटीओ सोचेगा बहुत नॉलेज है मुझे। हम्म। लेकिन 1.5 मिनट हुई, फैक्ट्स खत्म हो गए, अब बोलने को कुछ है नहीं। तो फिर राइट ऐसे राइट, ऑफ ये टॉपिक होता है। जाना पड़ता है। तो मैम हम्म। उससे बेटर है कि आप इजी वाला टॉपिक चूज कर लो। हम्म। इजी वाला टॉपिक चूज करने के बाद कम से कम बोल तो पाओगे 3 मिनट, अपना लेक्चर फ्रेम तो कर पाओगे पूरा 3 मिनट का। अपने बिल्कुल। टाइम को अच्छे से यूटिलाइज तो कर पाओगे, ऑडियंस को करेक्ट तो कर पाओगे, बिल्कुल। ऑडियंस पे कुछ इम्पैक्ट तो पड़ेगा। हम्म। और मैम अगर आपको हाई लेवल टॉपिक यूज करना है तो फिर अपनी नॉलेज को इंक्रीज करो, बिल्कुल। इंटरनेशनल रिलेशंस अपने अच्छे करो, अपनी सोसाइटी की नॉलेज को अच्छा रखो। हम्म। तो और मैम बोलना कॉन्फिडेंटली बोलना चाहिए, जैसे मैंने आई नरेशन वाज में अबाउट टू बताया से था। दैट, क्योंकि पोस्चर और आप किस तरह से खड़े और आपके चेहरे पे स्माइल, ये बहुत छोटी छोटी चीजें होती है, तो डेफिनेटली कॉन्फिडेंस रिफ्लेक्ट करता है। यस मैम। और मैम कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब ऐसे पब्लिक स्पीकिंग की आदत नहीं होती, जैसे मैं खुद था पहले, हाँ कि हाँ। इधर देख रहे हैं ऐसे आई रोलिंग कर रहे हैं, इससे हम्म। दिखाई देता है कि बंदा कॉन्फिडेंट नहीं है और हाँ। बंदे को नॉलेज भी कम है उस टॉपिक के बारे में। हम्म। तो मैम इस चीज की प्रैक्टिस करनी चाहिए बंदे को बोलने की। बिल्कुल। तो मैम लेक्चरेट में ये सब। और मैम एक और चीज होती है कि जैसे जीटीओ पहली बेल 2.5 मिनट्स के बाद बजाता है। तो बिल्कुल। 2.5 मिनट्स पे लोग अपना टॉपिक ना कंक्लूड करना स्टार्ट कर देते हैं। हाँ तो हाँ। और मैम वो 2:45 2:50 पे खत्म हो जाता है, 10 सेकंड वेस्ट हो जाते हैं। हाँ हाँ। तो मैम इसमें मैंने सुना है कि जीटीओ इसे भी ऑब्जर्व कर लेता है और बोलता है कि मतलब अपनी नोट्स में लिख लेता है कि FBT फिनिश्ड बिफोर टाइम, ओके। ही वाज नॉट एबल टू मतलब फ्रेम हिज टॉपिक, ही वाज नॉट एबल टू यूटिलाइज हिज होल 3 मिनट्स। हम्म। तो मैम इसमें क्या करना चाहिए कि जैसे 2.5 मिनट्स हो, हम्म। उसके लिए आपको कुछ बैकअप रखना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल कोई भी एग्जाम्पल किसी भी चीज का, इवन आप अपने घर का एग्जाम्पल ले सकते हो किसी भी चीज में, कि हाँ हाँ। मेरे घर में पहले ये प्रोडक्ट यूज होता था, अब हम्म। ऐसे इस चीज की मार्केटिंग की वजह से ऐसे, मतलब कि कैसा भी एग्जाम्पल ले सकते हो, पर्सनल एग्जाम्पल, किसी सोसाइटी लेवल पे एग्जाम्पल, इंटरनेशनल चीज पे एग्जाम्पल। बिल्कुल। तो और फिर उसके बाद उसके डेटा दो। तो फिर जब आपको लगे कि 5-10 सेकंड तक आप दे चुके हो, उसके बाद अपना कंक्लूजन देना स्टार्ट करो। तो ताकि तब और। आप अपने पूरे हम्म। 3 मिनट्स आप अपने पूरे यूटिलाइज कर पाओगे, और वो काफी पॉजिटिव इम्पैक्ट जाएगा कि इस बंदे को फ्रेम करना आता है अपना टॉपिक। सी, और एक्सपीरियंस इज हेल्पिंग यू नाउ। वो जो 12 अटेम्प्ट आपको सच में खुद को सेल्फ रगड़ा दिया है। अब ये यस चीज तो मैम। जो आपने बोली ना कि वो बहुत जल्दी कंक्लूड करना शुरू कर देते हैं, मैंने भी पर्सनली देखा है इस चीज को। बट मेरे को लगता है इसलिए ना, पहली बारी में तो इंसान को रिकमेंड होना ही नहीं चाहिए। एक तो सिस्टम को फॉर ग्रांटेड लेना शुरू कर देता है, और दूसरा उसको अपनी कमी कभी पता ही नहीं चल पाती है, बिकॉज यू आर गोइंग इन अ वेरी यंग एज एंड देन यू गेट द रिकमेंडेशन एंड यू फील लाइक कि अरे okay, they sometimes people also get make up to the merit list also, so they really don't get time to analyze and to really introspect on them those areas. Any other task you feel like Himanshu ki us pe bhi discussion karna chahiye? यस मैम, आई कैन डिस्कस द कमांड टास्क मैम। Okay. मतलब मैं मेरे को लगता है कि ऐसे कमांड टास्क में काफी चीजें होती हैं जो जीटीओ ऑब्जर्व करता है। हम्म। सबसे पहले तो मैम यही होती है कि कमांड टास्क का मतलब ये है कि आपको कमांडर बना रहे हैं, आपके पास दो हाँ। सबॉर्डिनेट्स हैं। तो हम्म। जीटीओ देख रहा है कि आप अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ कैसा बिहेव करते हो, कैसे उन्हें हैंडल करते हो। हम्म। तो मैम कुछ कैंडिडेट्स मैंने देखे हैं कि जैसे ही कमांडर बना दिया, ओके जेंटलमैन आई एम योर कमांडर, यू विल फॉलो एज आई से। तो Okay. मैम ये शो करता है कि बंदा एम्पैथेटिक नहीं है अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके, बिल्कुल। और वो उनके बारे में सोचता नहीं है कि क्योंकि वो उसी के लिए काम कर रहा है और उन्हीं से वो ऐसे बात कर रहा है। हाँ तो हाँ। मैम फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी पोलाइट टू देम, क्योंकि वो हमारे लिए मतलब वो हमारे पर्सनल Fair. नौकर नहीं है। वो बिल्कुल। हमें मतलब हमारे हमारी हेल्प करने के लिए वो है, तो वी शुड बी ग्रेटफुल। हाँ उनसे हाँ। तमीज से बात करनी चाहिए, प्यार से, हम्म। कि ओके चेस्ट नंबर 5 प्लीज। और मैम इस चीज का भी ध्यान रखना चाहिए, अगर आप समझ लो आपने ब्रिज बना दिया हाँ। कमांड टास्क में, और आप पहले खुद पार नहीं कर रहे, आप अपने सबॉर्डिनेट्स को ही कराओगे पहले, क्योंकि अ, आप लास्ट में रहोगे ना, लास्ट में चेक करोगे हम्म। कि ठीक है सब कुछ सेफ है नहीं है। हाँ हाँ। पहले खुद चेक करके जो आपने ब्रिज बनाया, फिर अपने सबॉर्डिनेट को भेजोगे कि चलो मैं हम्म। लास्ट में आऊंगा, पहले तुम चलो आगे। तो ठीक है। मैम इसमें क्या है कि और जब ये कर रहे होते हैं तो मैम ये भी एक चीज नोट हो जाती है कि वो अपने सबॉर्डिनेट्स को लेके मतलब उनसे सिंपैथी रखता है नहीं, या फिर उनके उनसे एम्पैथेटिक है या नहीं है, कि हाँ हाँ। ऐसे पूछ लेना चाहिए मैम कि
आर यू फाइन चेस्ट नंबर 15, आर यू फाइन चेस्ट नंबर 23, हाँ कि हाँ डिड यू गेट हर्ट, और अगर वो मतलब ऐसे हो जाता है कई बार ब्रिज फिसल जाता है, गिर जाते हैं, तो हम हम्म, ये चीज पे ध्यान रखनी चाहिए, पूछ लेना चाहिए कि ठीक हो या फिर कुछ चोट तो नहीं लग गई है। ये दिखाता है कि यू आर अ गुड लीडर, यू हैव द गुड लीडरशिप स्किल्स, यू कैन टेक केयर ऑफ योर मैन। राइट और हम कई बार क्या होता है कि जीटीओ भी प्रेशर डालने के लिए ना ऐसे टाइम बाउंडेशंस लगाता है। मेरे में क्या हुआ था कि मेरे कमांड टास्क में जीटीओ ने काउंट डाउन शुरू कर दिया था कि ओके यू डोंट हैव दिस सबऑर्डिनेट, दिस वन इज इंजर्ड एंड आस्क हिम टू स्टार्ट अ काउंटडाउन फ्रॉम 2 मिनट्स। ओके तो ऐसे वो ऐसे स्टार्ट हो गया 59, 58, 57। तो मेरे को दिख रहा था प्रेशर बनाने के लिए, लेकिन वहां पे भी वो इंटरव्यू इंटरव्यू वाला ही मैंने फॉर्मूला लगाया कि प्रेशर लेने के कुछ होने नहीं वाला है। मतलब हो क्या रहा था कि उस टास्क में मुझे 2 आइडियाज में ऑलरेडी दे चुका था, तीसरा आइडिया मुझे आ नहीं रहा था। तो ठीक जीटीओ ने कहा कि ओके कमांडर, आई लाइक यू दीज टू ऑफ योर आइडियाज बट आई वांट अनदर वन ठीक है एंड यू हैव 1 मिनट फॉर दैट। हम्म तो फिर पहले तो थोड़ा सा प्रेशर लिया मैंने शुरू के 10 सेकंड पर, फिर मैंने सोचा कि छोड़ो नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अपना माइंड क्लियर करके सोचेंगे जब कुछ हो भी सकता है। बिल्कुल तो मैंने वो काउंटिंग अपने दिमाग से निकाल दी, मैंने हम्म सुनी नहीं वो काउंटिंग, तो मैं अपना टास्क करता रहा और वो टास्क बड़े आराम से हो गया। ठीक है हाँ जी मैम। तो और मैम कमांड टास्क की यही सब इंपॉर्टेंट चीज होती है कि सबऑर्डिनेट्स को कैसे हैंडल करते हो और कैसे प्रेशर हैंडल कर पाते हो। माय गॉड वी हैव कवर्ड द होल इंटरव्यू आई थिंक ये सेशन काफी लंबा गया है बिकॉज हम काफी सारी पैरामीटर्स को हमने चीजों को कवर किया है इसलिए आई रियली हाँ वांटेड जी मैम। यू नो दिस इंटरव्यू टू गो इन डिटेल अभी काफी इंपॉर्टेंट एरिया हमने छोड़ दिया है हिमांशु इज फेलियर्स एंड द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग द वीडियोस एंड आई थिंक यू आल्सो यूज्ड टू वॉच द वीडियोस कहीं ना कहीं एक डिमोटिवेशन फैक्टर रहता है जब हम अटेम्प्ट्स दे रहे हैं और जब हम जाते हैं maybe let's suppose somebody get conference out you see your friends getting recommended and they are making up to the merit and they are joining the academy and आप अपना खुद का कोई certainty होता नहीं उस टाइम पे so that is very depressive time and there was a time when you were giving SSB back to back you were giving your 100% you were able to clear the written exam of AFCAT CDS and you know somewhere you were getting screened out जब वो consecutive 5 बार screen out हुआ तो I mean that is the toughest time I feel like anybody go through it you know screening is the worst feeling and then यू हैव गैदर्ड द करेज एंड देन बैक टू बैक 2 रिकमेंडेशन आपने लिए तो कहीं ना कहीं उस टाइम को आपने बहुत पॉजिटिवली हैंडल किया सो हाउ डिड यू हैंडल सच सिचुएशंस बिकॉज देयर वुड बी अ लॉट ऑफ एस्पिरेंट हु आर प्रिपेयरिंग एंड ईच थॉट हर सेकंड डे आता है जब साथ वाला कोई मेरिटन हो जाए और यू आर स्टिल प्रिपेयरिंग एंड गिविंग अप योर बेस्ट सो एनीथिंग यू पर्टिकुलरली वांट टू हाईलाइट ऑन दिस थिंग यस मैम। ये जब ऐसे कुछ होता है कि कॉन्फ्रेंस आउट हो गया या स्क्रीन आउट हो गया या फिर कई बार ऐसा होता है कि एग्जाम में क्लियर नहीं होता, हाँ तो हाँ कई बार ना सेल्फ डाउट्स आते हैं कि एम आई इवन वर्दी टू बिकम एन ऑफिसर या फिर एम आई इवन वर्दी टू जॉइन द आर्म फोर्सेस। हाँ तो हाँ मैम यहाँ पे खुद को थोड़ा स्ट्रांग बनाना पड़ता है कि अ, कोई बात नहीं, रिजेक्शन नहीं तो है, अगली बार हो जाएगा। तो हम्म, अब ये करते करते मेरा तो काफी टाइम हो गया था, लाइक मैं लगातार 5 बार स्क्रीन आउट हुआ था। हाँ तो हाँ 5वीं बार तो मैंने मतलब मुझे थोड़ा हो ही रहा था कि चलो यार अटेम्प्ट देने छोड़ ही देता हूँ, अब कुछ नहीं होने वाला। तो वहां पे फिर मैंने थोड़ा सोचा कि यार अब इतने अटेम्प्ट दे चुका हूँ, अभी हम्म बचे भी हुए हैं आईएमए के और फ्लाइंग के अटेम्प्ट, तो और दे ही लेता हूँ चलो जब तक अटेम्प्ट खत्म नहीं होते। हम्म तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक अटेम्प्ट दे के देखता हूँ, इस बार नहीं हुआ तो देख लेंगे, अगर इस बार स्क्रीन इन नहीं हुआ तो नहीं दूंगा। हाँ हाँ तो मैं वहां पे मैं स्क्रीन इन हो गया नेक्स्ट अटेम्प्ट में, और फिर रिकमेंड नहीं हुआ नेक्स्ट अटेम्प्ट में, तो फिर मैंने सोचा कि अगर इस बार रिकमेंड नहीं हुआ तो छोड़ दूंगा, फिर नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं रिकमेंड भी हो गया। तो मैम यहाँ पे क्या था कि यू हैव टू कीप ट्राइंग, क्योंकि ऐसे कमजोर होके कुछ नहीं होने वाला कि आप ऐसे मान जाओ कि यार मैं कुछ मतलब हो नहीं रहा है मुझसे। हम्म और हम एक और लाइन है काफी चल रही है आजकल इंस्टाग्राम पे कि बनता हुआ अफसर, मतलब बना हुआ ऑफिसर सबको पसंद आता है लेकिन बनता हुआ ऑफिसर किसी को पसंद नहीं आता। हम्म मतलब पेरेंट्स भी कई बार ऐसे सोचने लगते हैं कि इतने जा रहा है, इतने हम्म मेहनत कर रहा है लेकिन हो नहीं रहा, तो बोलने लगते हैं कि छोड़ देना, रहने दे। हाँ हाँ लेकिन आपको ऐसे टाइम पे अपना रीजन ध्यान करना चाहिए कि व्हाई डिड यू चूज टू बिकम एन आर्मी ऑफिसर ऑन द फर्स्ट डे, हम्म व्हाट वाज द रीजन। तो हम जब हम्म उस रीजन को माइंड में रखोगे ना तो हम कभी ये गिव अप वाली फीलिंग नहीं आएगी। राइट तो हमें इमेजिन मैं यू हैव टू मैनिफेस्ट कि वन डे यू विल हैव दोस 2 स्टार्स ऑन योर शोल्डर्स। राइट मैम एग्जैक्टली आपको अपना माइंडसेट ऐसे रखना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत छोटी छोटी प्रॉब्लम्स हैं कि एसएसबी नहीं हुआ, स्क्रीन आउट हो गए, कॉन्फ्रेंस आउट हो गए। आगे हम्म जब हम जाएंगे, लाइक जब सेटल हो जाएंगे, तो उसके बाद काफी प्रॉब्लम्स आएंगी। हाँ हाँ हमारे ऑफ स्प्रिंग्स भी होंगे, मतलब बच्चे भी होंगे, तो उनकी भी प्रॉब्लम्स आएगी। अब उनकी प्रॉब्लम्स हमें ही सॉल्व करनी पड़ेगी, हम हम्म किसी के पास भाग नहीं सकते कि ये प्रॉब्लम हो गई है। तो बिल्कुल जब ऐसी प्रॉब्लम्स के से भी हमें हैंडल करना है आगे जाके, तो इतनी हाँ छोटी छोटी प्रॉब्लम से क्यों डरना है। बिल्कुल तो जस्ट मेक योर सेल्फ स्ट्रॉन्ग, हम्म मतलब मेक योर सेल्फ फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड मेंटली स्ट्रॉन्ग।
अगर राइट। आप फिजिकली स्ट्रांग होगे तो आप मेंटली भी स्ट्रांग हो जाओगे, और मेंटली स्ट्रांग होगे तो फिजिकली स्ट्रांग भी आप बन सकते हो। एग्जैक्टली। तो मैम इसमें यही है कि डू नॉट गिव अप इन चीजों में। हम्म। एक बार को आता है, कुछ टाइम के लिए बुरा लगता है, 5-6 घंटे में फिर दोबारा नॉर्मल हो जाता है बंदा, जब स्क्रीन आउट होके बस में बैठ के या फिर ट्रेन में बैठ के आ रहे होते हैं तो कुछ ऐसा फनी दिख जाता है, इससे मूड चेंज हो जाता है, या बिल्कुल। फिर मूवी देख लेते हैं। हम्म। तो ठीक है, कुछ टाइम के लिए बुरा लगाना ठीक है, लेकिन उसे पकड़ के नहीं बैठना है। बिल्कुल। मतलब हो गया ठीक है, कोई नहीं, नेक्स्ट अटेम्प्ट की तैयारी करो जब तक आपके पास अटेम्प्ट बचे हुए हैं। हम्म। यहाँ पे मैं तीन चीज सजेस्ट करूंगी। एक तो स्पिरिचुअलिटी लाइफ में बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस ला सकती है। मे बी यू कैन गो थ्रू भगवत गीता, यू नो इट विल गिव यू डायरेक्शन। और सेकेंडली, राइटिंग डायरीज जर्नल्स जो लिखते हैं वो भी काफी ज्यादा पॉजिटिव आउटलुक आपको देगा अपनी सिचुएशन में। और जब आप एसएसबी के लिए वापस जाएंगे तो आपको एक डायरेक्शन मिलेगी, पहले पहले आपने क्या गलतियां करी थी। वट एवर यू फील लाइक, राइट डाउन ऑन पेपर एंड कीप ऑन राइटिंग वेन एवर, अनटिल अनलेस यू फील सेटिस्फाइड कि हाँ अब ठीक है, वॉट आई हैव डन थ्रू इट, वॉट आई हैव गॉन थ्रू इट, क्या चीजें मेरे फेवर में थी, कहाँ मुझे काम करने की जरूरत है। एंड थर्ड इज लाइक फिजिकल फिटनेस। द मोर यू रन, द मोर यू स्वेट, इट विल गिव यू एंड इट विल काम योर माइंड। सो वो भी एक पॉजिटिवली काम करता है। तो ये तीन एक अल्टरनेटिव सॉल्यूशंस मैं मेरी तरफ से सजेस्ट करूंगी कि आप इन इन चीजों को ट्राई कर सकते हैं। बट एज यू सेड, यू नो, बनता हुआ अफसर किसी को अच्छा नहीं लगता है, और सबको बना बनाया ऑफिसर सबको अच्छा लगता है। दैट इज द, यू नो, दैट इज द हार्श रियलिटी ऑफ द टुडे। बट यू नो, ये जो जर्नी है, इट्स योर ओन जर्नी, एंड खुद को खुद ही समझता है इंसान कि कहाँ चीजें काम नहीं कर रही है। पेरेंट्स विल बी लाइक, यू नो, क्यों नहीं हो रहा है, तुम क्या चाहिए, तुम बताओ, रिसोर्सेज क्या चाहिए। बट अल्टीमेटली देर आर अपेरेंटली लॉट ऑफ एरियाज यू रियली नीड टू वर्क ऑन एट दैट टाइम। एंड आई रियली बिलीव, यू नो हिमांशु, जो आपकी जर्नी में जितने अटेम्प्ट्स गए हैं वो बहुत पॉजिटिवली आपके फेवर में काम कर रहे हैं। बिकॉज नाउ, as you told about your previous personality, and now I see the way you're talking, the orientation skills you have, the way you explain, and जो observation आप रखते हैं, hats on, very good. I mean, that's थैंक यू वेरी मच मैम। outstanding. So, anything else do you want to highlight, or we can proceed further? मैम मुझे आपने पेरेंट्स वाली बात बताई थी, मेरे को यहाँ पे बोलना था कि जैसे जैसे फेलियर हो रहे होते हैं तो पेरेंट्स एक तरफ से तो ये सोच रहे होते हैं कि हो क्यों नहीं रहा है, हाँ लेकिन हाँ। दूसरी तरफ पेरेंट्स के माइंड में ये भी चल रहा होता है कि यार हमारा ही बच्चा है, वील हम्म। सपोर्ट हिम नो बिल्कुल। मैटर व्हाट हैपेंस। और बिल्कुल। मैम मेरे हिसाब से तो सारे पेरेंट्स ये सोचते हैं, और एग्जैक्टली। सारे पेरेंट्स सपोर्ट भी करते हैं अपने बच्चों को। हम्म। तो मैम बच्चों को इस चीज के लिए बिल्कुल ग्रेटफुल रहना चाहिए कि उन्होंने, मतलब पेरेंट्स ने इतना सपोर्ट किया है, हमेशा ग्रेटफुल रहना चाहिए। और मैम राइट। अगर खुद के लिए गिव अप करने का ऑप्शन आ रहा है तो एक बार उनके बारे में भी सोच लेना चाहिए कि उनकी इतनी मेहनत है हमारे पीछे, इतने सालों की, इतने सालों उन्होंने स्कूल में पढ़ाया, फिर कॉलेज में पढ़ाया, हाँ अब हाँ। एसएसबी जाने के भी पैसे दे रहे हैं इतनी। हाँ हाँ। एक बार अगर दिल्ली से बैंगलोर चले जाओ तो कहीं नहीं गए 10-15 हज़ार रुपए। आराम से। तो वो इसमें सपोर्ट करते हैं। तो हम्म। एक बार अगर खुद के लिए ना हो तो उनके लिए भी सोच लेना चाहिए कि उनकी भी तो मेहनत है, तो मैं हम्म। उनके लिए ही काम कर लूँ, तो कभी गिव अप नहीं करना चाहिए मैम इस चीज में। राइट। Himanshu, we have come to an end, and it was such a lovely session. But you know, there are people who are still preparing, and हर चीज हम इस पूरे discussion में cover नहीं कर सकते हैं. So anything you particularly want to highlight, because now there are a lot of aspirants who are preparing, and now you're about to join the academy. So आपने good and bad phases दोनों को go through किया है. And there are very hard, बहुत hard time भी आप निकालना पड़ता है जब being an aspirant, because you know you are giving up your best, but things are not working towards your, maybe written qualify नहीं हो रहा है, maybe they are getting screened out or conference out, or maybe if somebody is getting merit out and they are watching this interview. Anything you particularly want to highlight? यस मैम, आई लाइक टू से कि ये सब बुरे फेजेस हैं बस एक इंसान की लाइफ के, Mm-hmm. और बुरा फेज हमेशा नहीं टिकता। वो बोलते हैं ना कि टफ टाइम नेवर लास्ट बट टफ पीपल डू। सो Right. यू विल जस्ट हैव टू, मतलब गो थ्रू इट। इफ देयर आर फेलियर्स जस्ट गो थ्रू इट, इट विल ओनली मेक यू स्ट्रॉन्गर। क्योंकि मैं एक चीज बताऊंगा कि जो बंदा पहले अटेम्प्ट में रिकमेंड हो जाता है ना, उसे पता नहीं होता कि वो क्यों रिकमेंड हुआ है। Uh-huh. और और जब जो बंदा, जैसे मेरा फ्रेंड है अवनिंदर, मैंने आपको बताया था, वो Mm-hmm. 21st अटेम्प्ट में जाके रिकमेंड हुआ था। उसने अपने पर्सनैलिटी को ऐसे मोल्ड किया था ना कि, Mm-hmm. मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट से लेकर 21st अटेम्प्ट तक की उसकी ऐसी जर्नी रही थी। ही वॉज जस्ट अ कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन फ्रॉम, मतलब जब मैं उसे पहली बार मिला था और Uh-huh. जब वो लास्ट में रिकमेंड हुआ, तो मैम Okay. इस जस्ट अ, मतलब इस जर्नी से आप एज अ पर्सन, एज अ ह्यूमन बीइंग इम्प्रूव ही होगे। ये चीज आपकी आगे जाके लाइफ में हेल्प करेगी। Mm-hmm. इवन इफ यू डोंट गेट सिलेक्टेड इन एसएसबी, इट विल डेफिनेटली मेक यू स्ट्रॉन्गर एंड अ बेटर ह्यूमन बीइंग। तो Exactly. यू विल डेफिनेटली कंट्रीब्यूट टू द सोसाइटी। एंड बात आई एसएसबी की, तो वो भी कोई बड़ी बात नहीं है क्लियर करना। यू विल Mm-hmm. डेफिनेटली क्लियर इट, जस्ट स्टे, मतलब जस्ट स्टे इन दैट पोजीशन। मतलब कभी गिव अप मत करो, कि जस्ट स्टे, मतलब इंक्रीज योर टेनासिटी एज मच यू कैन। Mm-hmm. कि जैसे स्क्रीन आउट हो गए, कोई Mm-hmm. बात नहीं, मतलब ऐसा माइंडसेट बनाओ कि फेलियर से ज्यादा फर्क ही ना पड़े आपको, इतना स्ट्रांग हो जाओ मेंटली कि Right. कोई नहीं, हो गया तो क्या हो गया, Mm-hmm. नहीं हुआ तो कुछ और कर ही लूंगा, नहीं तो नेक्स्ट अटेम्प्ट भी आ ही रहा है, उसमें हो जाऊंगा Mm-hmm. सिलेक्ट।
तो हम्म ऐसा माइंडसेट रहना चाहिए मैम, ये करने से थोड़ी ना कुछ होगा। ये तो पहली बात आ गई कि हम ऑफिसर बनने जा रहे हैं। ऑफिसर में हम्म जैसे इतनी सारी चीजें आएंगी, हमें पहाड़ चढ़ना है, इतना लोड लेके, वेपन लेके, तो हम हम्म, वहां भी बहुत प्रॉब्लम्स आएगी। वहां थोड़ी ना गिव अप कर देंगे, वहां गिव अप कर देंगे तो मतलब फिर तो देश ही गया ना, डूब गया, अगर ऐसे ऑफिसर हो गए तो। बिल्कुल। तो मैम ये माइंडसेट बिल्कुल चेंज करना चाहिए गिव अप करने वाला। और ये बिल्कुल करो ही मत, कि बिल्कुल रेजिस्टेंट रहो कि मैं तो करूंगा ही करूंगा। राइट पर डेफिनेटली यू विल नोटिस कि आप एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल चेंज हो चुके हो अपने राइट। एसएसबी अटेम्प्ट तक, जब तक आप रिकमेंड नहीं होते। और मैम एंड में जाके आप रिकमेंड हो ही जाओगे, एंड यू विल हैव दोस 4 stars ऑन बोथ ऑफ योर शोल्डर्स। ओके। बहुत ही मोटिवेशनल आपने स्पीच दिया। आई एम रियली मूव्ड एक्चुअली कि मेरे को एक चीज़ लगी है हिमांशु, आपने पूरी जर्नी में अपने आप को बहुत पॉजिटिव रखा है और यू आर बीइंग ग्रेटफुल टू एवरीथिंग दैट इज बीइंग विद यू, whether your parents, whether your surrounding, and that is a very positive thing. And I would really like to thank you to join me for this session, because ultimately it would not have been possible, because हम कॉन्वर्जेशन ऐसी कॉन्वर्जेशन से कहीं ना कहीं किसी ना किसी की जर्नी के अंदर इम्पैक्ट होता है, और एज यू जॉइन मी तो डेफिनेटली अ लॉट ऑफ पीपल आर गोइंग टू अप्रोच यू आफ्टर दैट, दैट इज अ पॉसिबिलिटी। बट या, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग मी हिमांशु, इट वाज लवली टॉकिंग थैंक टू यू सो यू। मच फॉर कॉलिंग मी मैम। Thanks for watching the video, and let me know in the comment section below if you have any doubts. Follow for more such content. Jai Hind.